टी के सबसे फेमस ज्वेलर के पास गया और रूबी के लिए एक डायमंड रिंग सेलेक्ट की जिसकी कीमत 10 लाख थी। अब आदित्य के पास अपना कमाया हुआ पैसा था तो उसने खरीदने में बिल्कुल हेसिटेट नहीं किया। रिंग को अपने हाथ में पकड़कर देखते हुए, आपके दिल में बस मेरा प्यार, हल्के से कहते हुए आदित्य मुस्कुराया। अब इस सारे सामान को उसने एक बॉक्स में गिफ्ट रैप करवाया और रूबी के विला की ओर गाड़ी दौड़ा दी। रात के करीब 9 बजने वाले थे। आदित्य ने एक स्टाफ से गिफ्ट बॉक्स रूबी के रूम तक पहुंचाने को कहा, लेकिन रूबी की सेक्रेटरी जो हमेशा आदित्य के साथ नाराज ही रहती थी, उसने गिफ्ट बॉक्स के बारे में आदित्य से पूछताछ शुरू कर दी। मिस्टर आदित्य कपूर, मिस रूबी का न तो बर्थडे है ना कोई सेलिब्रेशन, आप किस मकसद से उनके लिए गिफ्ट लाए? आपसे मतलब डॉट। आदित्य उसको झेलने के मूड में बिल्कुल नहीं था। वह अपना मूड खराब नहीं करना चाहता था। उनकी सेफ्टी के लिए मुझे कन्फर्म करना होगा, सेक्रेटरी ने आगे कहा। आई डोंट केयर, सेफ्टी के लिए उनकी सिक्योरिटी है, सेक्रेटरी नहीं। मैं आपके सामने जवाबदेह नहीं हूं, मुझे मिस रूबी वालिया से मिलना है। सेक्रेटरी थोड़ा मुंह बनाया और बोली, वो ऊपर छत पर किसी काम से गई है और उनको हम डिस्टर्ब नहीं करेंगे, आपको यही वेट करना होगा। सेक्रेटरी को तो लगा था वह आदित्य को नाराज करके यहां से भगा देगी, लेकिन रूबी छत पर गई है, यह सुनकर आदित्य के चेहरे पर खुशी की लहर दौड़ गई। वह तो खुद भी रूबी को परेशान नहीं करना चाहता था, आखिर यह प्रैक्टिस तो उसके लिए बहुत जरूरी है। ओके, मैं वेट करूंगा, कहते हुए आदित्य हॉल में सोफे पर बैठ गया। यह देखकर सेक्रेटरी की नाराजगी थोड़ा और बढ़ गई, पर वह कुछ बोल नहीं पाई। मजबूरी में उसको भी यह आराम करने के समय आदित्य को अटेंड करने के लिए हॉल में बैठना पड़ा। तकरीबन आधे घंटे बाद रूबी सीढ़ियों से उतरी। उसके कदमों की आहट सुनकर आदित्य और सेक्रेटरी उठकर खड़े हो गए। आदित्य का पोस्चर तो वैसे ही किलिंग था, पर सेक्रेटरी जबरदस्ती के नॉर्मल एक्सप्रेशन बनाते हुए बोली, मैम, मिस्टर कपूर आपकी वेट कर रहे हैं, यह आपके लिए गिफ्ट लाए है। आदित्य का नाम सुनकर रूबी के सीने में हलचल हुई, मगर अगली ही नजर आदित्य पर पड़ी तो वह खुशी और एक्साइटमेंट में अपना बिहेवियर बैलेंस में नहीं रख पाई। तुरंत आदित्य के पास जाते हुए सेक्रेटरी से बोली, इनको हाल में क्यों बिठाया, मुझे बताया क्यों नहीं इनके आने के बारे में, जल्दी से गिफ्ट मेरे रूम में पहुंचा दो और खुद सोने रूम में रेस्ट करने जाओ। इतना कहते वह आदित्य के पास पहुंची और बोली, आई एम सॉरी आपको वेट करना पड़ा, चलिए रूम में। सेक्रेटरी ने गिफ्ट बॉक्स रूबी के कमरे तक पहुंचा दिया और खुद रूबी को गुड नाइट बोलकर अन्य मन से वहां से चली गई। उसके जाते ही रूबी ने दरवाजा अंदर से लॉक किया। जैसे ही वह दरवाजा लॉक करके पीछे मुड़ने को हुई, उसको अपने पेट पर एक हाथ आता हुआ महसूस हुआ। आदित्य ने पीछे से उसको हग करते हुए उसके कान में कोल्ड वॉइस में कहा, स्वीट हार्ट, सॉरी, बिना बताए नहीं आना चाहिए था। रूबी के होठों पर मुस्कान फैल गई। वह आदित्य की बाहों के घेरे में आदित्य की ओर घूम गई और उसके गले में बाहें डालकर बोली, थैंक यू, अचानक आकर मेरी सूनी रात को जगमगाने के लिए, कहते हुए रूबी ने अपने होंठ आदित्य की तरह बढ़ा दिया। आदित्य ने थोड़ा सा झुककर उसके होठों को अपने होठों में दबा लिया और किस करने लगा। थोड़ी देर बाद आदित्य उससे अलग हुआ और बोला, इस ब्यूटीफुल के लिए मैं एक छोटा सा गिफ्ट लाया हूं। आपको लगता है क्या कि मेरे इस हैंडसम से बढ़कर मेरे लिए कोई और भी गिफ्ट हो सकता है? आदित्य ने झुककर रूबी को ब्राइडल स्टाइल में उठा लिया और बेड पर ले गया। रूबी को लिटाकर उसको बेड से सटाकर होठों पर किस करने लगा। रूबी ने इसको नॉर्मल किस समझकर अपने आप को बिल्कुल आदित्य के हवाले कर दिया और आंखें बंद कर लीं। पर आदित्य ने अपना फोकस अपनी इंटरनल पावर्स पर किया और इन्हें जागृत किया। लाल और पीली तरंगे आपस में उलझती हुई आदित्य के होठों की तरफ बढ़ी और रूबी के होठों के जरिए उसके शरीर में चली गई। इस वक्त रूबी को एक हल्का सा बिजली का झटका सा लगा, उसकी आंखें खुल गई, पर अभी भी अपने होठों को आदित्य की होठों की गिरफ्त में पाकर वह फिर से आदित्य का साथ देने लगी। जब यह बिल्कुल रूबी की बॉडी में घुल गई तो आदित्य उससे अलग हुआ और उठकर खड़ा हो गया। रूबी भी हैरान होकर बेड से उठ गई। बस इतना ही, वह झिझकते हुए बोली। आदित्य ने सिर हिलाया और बोला, ज्यादा नहीं सोचो, अब मैं चलता हूं, रात बहुत हो रही है, मुझे छोड़कर चले। रूबी बच्चों जैसे बोली, तैयार होने के लिए छोड़कर जा रहा हूं, आदित्य तिरछी मुस्कान देते हुए बोला। मतलब? रूबी कुछ भी न समझते हुए बोली। आदित्य ने गिफ्ट की ओर इशारा किया, आपने इसे नहीं देखना क्या? रूबी भागकर आदित्य से लिपट गई। आदित्य उसको वापस से हग करते हुए बोला, अब प्लीज खुद को स्टेबल रखो और मुझे जाने दो मेरी जान, तभी तो दोबारा मुलाकात होगी, अपना ख्याल रखना। वह अलग होते हुए बोली, ये श्योर, और आप भी। आदित्य ने अब रूबी से विदा ली। आदित्य के जाने के बाद रूबी गिफ्ट बॉक्स को बेड पर लेकर बैठ गई। उसने धीरे से रैपर खोला। सबसे पहले उसे चॉकलेट बुके मिला। इसकी साज सजावट देखकर उसके चेहरे पर मुस्कान खिल गई। अरे वाह, माय फेवरेट चॉकलेट, कहते हुए उसने एक चॉकलेट निकाली, जिससे चॉकलेट बुके में सभी चॉकलेट्स थोड़ा थोड़ा अपनी जगह लूज हो गए।
इसी बीच उसको एक छोटा सा बॉक्स दिखा जिसकी लुक चॉकलेट से अलग थी। रूबी की स्मार्ट नजरों ने उसे झट से नोटिस कर लिया और बाहर निकाला। जैसे ही उसने इस बॉक्स को देखा तो उसके पेट में गुड़गुड़ हुई, सीने में तनाव और शरीर में गर्मी भरी, और दिल इतनी फास्ट धड़कने लगा जैसे बुलेट ट्रेन हो। प्रिकॉशन डॉट उसके मुंह से निकला। मतलब प्रिकॉशन के साथ हम एक होने वाले हैं। रूबी के चेहरे पर पसीने की बूंदें चमकने लगी। उसने इस बॉक्स पर आदित्य का लिखा हुआ नोट पढ़ा। अब आपको ज्यादा इंतजार नहीं करवाऊंगा, इसे अपने पर्स में रखकर तैयार रहना। कल शाम 5 बजे अपने प्यार को लेने आऊंगा। ओह माय गॉड डॉट क्या सच में डॉट वो मुझे लेकर जाएंगे? रूबी को तो जैसे यकीन ही नहीं हुआ। उसे लगा अब उसे खुशी से ही हार्ट अटैक हो जाएगा। उसने इस बॉक्स को कसकर हग कर लिया, फिर अपने सारे गिफ्ट चेक किए। वह खुशी से गदगद हो रही थी, कब सुबह हो, कब दिन बीते और कब वह यह सब पहनकर आदित्य का इंतजार करे। यह दिन रात इतने लंबे क्यों बने, कहते हुए वह अपने गिफ्ट आइटम को हग करके बेड पर लेट गई। इधर आदित्य के विला में अमन और विक्रम ने आदित्य के कंफर्ट के हिसाब से सेटिंग कर दी थी। वैसे तो यह फुली फर्निश्ड था, पर फिर भी जो भी चेंजेज करने थे अमन ने सब करवाए। आदित्य भी अपने घर पहुंच चुका था। वह अपने मन में रूबी के एक्सप्रेशंस सोच रहा था। कैसे शर्मा रही होगी, कैसे घबरा रही होगी। अब उसने घर आकर 1 मिनट भी खराब नहीं किया और हर्ब्स पर काम शुरू करके करीब 3 घंटे लगाकर रूबी के लिए पिल तैयार की। उसने सिर्फ एक ही पिल बनाई जो रूबी को आदित्य के शरीर के साथ तालमेल कायम रखने में हेल्प करे। अब बस प्यार का वादा निभाना है। स्वीट हार्ट, इंतजार मैंने भी किया है, जो अब खत्म हो जाएगा। विक्रम भी अपने काम में बहुत सीरियस था। उसने समय बिल्कुल बर्बाद नहीं किया। जिनके पेट में बात नहीं पचती उन तक गोली रात में ही पहुंचा दी ताकि सुबह तक वह आगे इसका जिक्र कर दें। हुआ भी कुछ ऐसा ही। दोपहर तक हीलिंग गोली सिटी के आधे हिस्से में फैल गई। बिना किसी प्रचार के गोलियां हर गली और हर दूसरी गली में फैल गईं। दोपहर तक विक्रम सिटी में काफी फेमस हो गया। गोलियों के साथ साथ उसकी खबर भी खूब फैली कि उसने स्वास्थ्य पूरक कंपनी खोलने का विचार बना लिया है। सान्याल परिवार को भी जल्द ही इस खबर के बारे में पता चला। मिस्टर सान्याल, यह हीलिंग पिल है, मैं विराट सान्याल के लिए एक गिफ्ट के रूप में लाया हूं। नमन खुराना इस समय सान्याल के ऑफिस में विवान सान्याल के सामने बैठा था। विवान ने गोली को उंगली और अंगूठे में रगड़ा और बोला, क्या हीलिंग पिल? इस गोली का बॉडी पर क्या इफेक्ट है? हाँ नमन ने जल्दी से उत्तर दिया। मैंने सुना है यह रात से मार्केट में है और अब तो इतनी फेमस हो गई है कि शहर के कई रिप्यूटेटेड लोग इस गोली के लिए आपस लड़ रहे हैं, लेकिन यह बहुत कम ही बनी है, जितनी थी बिक गई। यह मैं एक विराट के लिए लाया था, नमन ने बहुत ही अधीर होकर कहा। विवान ने भौहें सिकोड़ी और वह अपनी चिन को सहलाते हुए बुदबुदाया, अगर मुझे इस पिल का नुस्खा मिल जाए तो सान्याल परिवार निश्चित रूप से टॉप लेवल पर पहुंच जाएगा। इस बारे में सोचते हुए विवान ने नमन की ओर देखा और पूछा, यह हीलिंग पिल कहाँ से मिली तुम्हें? जल्दी से नमन ने कहा, यह विक्रम भाटिया बेच रहा है। विक्रम भाटिया? बदमाश! विवान को यकीन नहीं हुआ को लोगों का स्वास्थ्य खराब करता था वो हीलिंग पिल बेच रहा होगा। हाँ वह, नमन ने जल्दी से सिर हिलाया। विवान ने नाक भौं सिकोड़ते हुए कहा, वह इतनी इफेक्टिव पिल अपने पास रखने के लायक कब हो गया? जल्दी से नमन ने कहा, यह विक्रम भाटिया बेच रहा है। विक्रम भाटिया? बदमाश! विवान को यकीन नहीं हुआ को लोगों का स्वास्थ्य खराब करता था वो हीलिंग पिल बेच रहा होगा। हाँ वह, नमन ने जल्दी से सिर हिलाया। विवान ने नाक भौं सिकोड़ते हुए कहा, वह इतनी इफेक्टिव पिल अपने पास रखने के लायक कब हो गया? विवान की बात सुनकर नमन ने तुरंत सहमति में सिर हिलाया, क्योंकि यह बात सभी के दिमाग में एक बार जरूर गूंजी थी। इसके बावजूद भी नमन ने इस हीलिंग पिल के लिए एजेंसी अधिकार प्राप्त करने के लिए विक्रम भाटिया के साथ कॉम्प्रोमाइज करने की कोशिश की थी। लेकिन विक्रम तो पहले ही नमन से खफा था, उसकी वजह से वह आदित्य के इशारों पर नाचने को मजबूर हो गया। भले ही आदित्य उसको कोई नुकसान नहीं पहुंचा रहा, फिर भी विक्रम ने अपनी फ्रीडम को खो दिया है। इसलिए उसने न केवल कॉम्प्रोमाइज से मना किया बल्कि तुरंत नमन को अपने आदमियों से बाहर फेंकवा दिया। इसलिए नमन ने भोला सा बनकर दाव खेलते हुए विवान तक इस खबर को पहुंचाया, इस उम्मीद में कि विवान पिल के लिए विक्रम से निपटेगा। विवान को सोचने के लिए मजबूर देखकर वह एविल स्माइल को दबाते हुए बोला, बिल्कुल, हीलिंग पिल रखने के लिए विक्रम भाटिया के पास आखिर क्या एबिलिटी है? विवान ने नाक सिकोड़ते हुए कहा, ऐसा लगता है कि हमें इस विक्रम भाटिया से बात करने के लिए समय निकालना होगा। यह सुनकर नमन की आंखें घूम गईं और उसने सहजता से कहा, लेकिन वो इस पिल को अपनी लाइफ से भी ज्यादा इंपॉर्टेंस देता है, मुझे नहीं लगता कि वह इसे आपको सौंपने के लिए तैयार होगा। विवान ने उसे तिरछी नजर से देखा और कहा, उसके पास ओनली 2 ऑप्शंस है, या तो यह पिल मुझे सौंप दे या मर जाए। आपको क्या लगता है कि वह क्या चुनेगा? यह सुनकर नमन बहुत खुश हुआ और उसके चेहरे पर एक एविल मुस्कान आ गई। मिस्टर सान्याल,
आपको यह इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन देने के बदले में क्या आप मुझे एक एजेंसी का कॉन्ट्रैक्ट दे सकते हैं? कहते हुए नमन ने अपने हाथों को आपस में रगड़ा और हंसा। जब तक आपका बिहेवियर ऑनेस्ट है तब तक कोई समस्या नहीं है, इसलिए कॉन्ट्रैक्ट वन साइडेड होगा, विवान ने बिल्कुल सख्त लहजे से उत्तर दिया। सान्याल वैसे तो पावरफुल थे, पर फिर भी अच्छी तरह से अपने पर फैलाए रखने के लिए उन्हें कुछ कुत्तों को खिलाने की जरूरत थी, और नमन इस समय उनके लिए एकदम सही उम्मीदवार था। थैंक यू मिस्टर सान्याल। बहुत खुशी से आभार व्यक्त करने के बाद नमन चला गया। नमन के जाने के बाद विवान सान्याल ने फोन करके विक्रम भाटिया की तलाश करने की तैयारी करने को कहा। इधर रूबी ने अपने रूम को अंदर से लॉक कर रखा था। उसने आदित्य की गिफ्ट आइटम को बेड पर सजा कर रखा हुआ था, बस शाम होने पर इनको पहनने का इंतजार कर रही थी। आदित्य को कॉल करके पूछती हूँ वो क्या कर रहे हैं सोचते हुए आदित्य का नंबर डायल करने लगी। नहीं, आज का इंतजार भी बहुत खास है, मुस्कुरा कर सोचते हुए उसने वापस मोबाइल रख दिया। दोपहर तक बार बार कभी एनर्जी अट्रैक्टिंग की प्रैक्टिस करती, कभी टाइम को देखती। शाम होने के इंतजार में 3 बार शॉवर ले लिया। दोपहर तक आदित्य ने अपनी हीलिंग पिल वायरल होने का इंतजार किया। उसका मोबाइल बजा। कॉलर आईडी विक्रम की थी। जीजा जी सभी गोलियां बिक गई और उनकी डिमांड इतनी बढ़ गई जिसका अंदाजा मैं लगा नहीं सकता। हर किसी को और भी हीलिंग पिल अपनी पॉकेट में चाहिए। गुड जॉब, एक तिरछी मुस्कान के साथ आदित्य ने कहा। तुमने अच्छा काम किया, रिवॉर्ड मिलेगा तुझे। सबको कुछ दिन इंतजार करने का बोलो। ओके जीजा जी। आदित्य ने कॉल कट कर दी। अमन, आज तुम यहाँ रुक कर विक्रम से हीलिंग पिल्स के ऑर्डर लेकर रखना, मैं आज विला जा रहा हूँ, तैयारी देखनी थी न तुमने अमन जल्दी से बोला। येस मिस्टर कपूर, विला एकदम सही है, न्यू कर्टन्स एंड बेडशीट्स लगवा दी थी। आदित्य के इमोशंस में कुछ हलचल, लेकिन उसने खुद को नॉर्मल शो करते हुए कहा। ओके देन नाउ आई एम गोइंग। कहते हुए आदित्य बाहर की तरफ बढ़ गया। आज मिस्टर कपूर इतना ब्लश क्यों कर रहे थे अमन कुछ देर सोचता रहा, फिर कंधे उचकाकर अंदर चला गया। आदित्य ने विला जाने से पहले 1 घंटा कुछ शॉपिंग की। बहुत ही स्मूथली से अपने विला पहुंचा। एक खूबसूरत छोटा सा गार्डन, उसकी बगल में एक आंगन, सामने एंट्रेंस। पासवर्ड एंटर करने के बाद आदित्य हाथ में शॉपिंग बैग्स लेकर अंदर दाखिल हुआ। लेफ्ट साइड किचन और डाइनिंग एरिया, राइट साइड हॉल और 2 कमरे, सामने सीरिया। यहाँ का इंटीरियर बहुत ही यूनिक था। सीरिया चरकर कॉरिडोर में 3 रूम, एक मास्टर रूम, एक गेस्ट रूम और एक स्टडी रूम। माय स्वीट हाउस कहते हुए वह मास्टर रूम में चला गया। यहाँ एक किंग साइज बेड लगा हुआ था, एक सोफा और अटैच्ड वॉशरूम, सामने बालकनी का दरवाजा। परफेक्ट, चारों तरफ नजर दौड़ाते हुए बोला। फिर कपबोर्ड में शॉपिंग बैग्स का सामान सेट करने के बाद उसने रूम में 1 घंटा काम किया। जब उसने टाइम देखा तो 4 बज चुके थे। वह नहाने के लिए वॉशरूम में चला गया। शॉवर लेने के बाद वह ड्रेसिंग टेबल के सामने आया। उसने आज अपने लिए भी एक ब्रांडेड पैंट शर्ट लिया था। उसने डार्क ग्रे पेंट के साथ व्हाइट शर्ट पहनी। वह अक्सर व्हाइट शर्ट ही पसंद करता था। बालों को जेल से अच्छे से सेट किया। मैचिंग फुटवियर पहने, ऊपर का बटन खुला छोड़कर अपना परफ्यूम अप्लाई किया, आस्तीन को थोड़ा सा फोल्ड किया और ब्रांडेड वॉच लगाई। आज तो कोई भी लड़की इसको देख ले बस सांस लेना ही भूल जाए। रूबी तो पहले ही उस पर फ्लैट थी। शीशे में खुद को निहारते हुए एविल नजर से देखते हुए बोला, नाउ आई एम गोइंग टू टेक माई स्वीट हार्ट हेयर। जब उसने टाइम देखा तो 4 बज चुके थे। वह नहाने के लिए वॉशरूम में चला गया। शॉवर लेने के बाद वह ड्रेसिंग टेबल के सामने आया। उसने आज अपने लिए भी एक ब्रांडेड पैंट शर्ट लिया था। उसने डार्क ग्रे पेंट के साथ व्हाइट शर्ट पहनी। वह अक्सर व्हाइट शर्ट ही पसंद करता था। बालों को जेल से अच्छे से सेट किया। मैचिंग फुटवियर पहने, ऊपर का बटन खुला छोड़कर अपना परफ्यूम अप्लाई किया, आस्तीन को थोड़ा सा फोल्ड किया और ब्रांडेड वॉच लगाई। आज तो कोई भी लड़की इसको देख ले बस सांस लेना ही भूल जाए। रूबी तो पहले ही उस पर फ्लैट थी। शीशे में खुद को निहारते हुए एविल नजर से देखते हुए बोला, नाउ आई एम गोइंग टू टेक माई स्वीट हार्ट हेयर। इधर रूबी ने जब देखा शाम के 4 बज गया तो अब चौथी बार शॉवर लेने भागी। अच्छे से नहाकर वह टॉवेल में बाहर आई। अपने बालों को देखते हुए बोली, आज आपके नेचुरली ड्राई होने का वेट नहीं करूंगी। उसने ड्रायर निकाला और 10 मिनट्स में अपने बालों को ड्राई किया। नाइस, अपने लंबे बालों को एकदम परफेक्ट देखकर बोली और टॉवेल गिराकर उसने साड़ी पहनना शुरू किया। वैसे उसको साड़ी पहनने का कोई भी एक्सपीरियंस नहीं था, पर इस साड़ी को परफेक्ट स्टिचिंग के कारण आराम से पहन ली। अपने कंधे पर पल्लू सेट करके लगाते हुए जब रूबी को नजर शीशे में खुद पर पड़ी तो उसकी आंखें हैरानी से फैल गई। क्या यह सच में मैं ही हूं? वह अपने मुंह पर हाथ रखते हुए बोली। आज साड़ी में उसकी फिगर एकदम परफेक्ट शेप में थी। उसका सीना कुछ ज्यादा ही उभरा हुआ लग रहा था, जिसका उसको पहले आभास नहीं हुआ, पर ब्रीथिंग प्रैक्टिस और एनर्जी ट्रांसफर की वजह से था। सीने पर हल्के से हाथ फेरते हुए बोली,
आज तो उनकी छोह मिल ही जाएगी। रूबी का दिल घर का। उसने टाइम देखा तो 4:30 हो गए। फिर उसने अपने गोरे गोरे पैरों में हाई हील्स पहनी, गले में नेकलेस और कानों में ईयर रिंग्स, कंगन पहनकर उसने अपने पतले पतले होंठों पर रेड लिपस्टिक लगाई को आदित्य उसके लिए लाया था। आंखों में काजल और मस्कारा लगाया, बालों को हल्के से कॉम कर कीक साइड पिन लगाकर अपने कंधे पर आगे को छोड़ लिया। अपना फेवरेट परफ्यूम अप्लाई किया और गिफ्ट बॉक्स में से पर्स निकाला, जो रेड कलर में ही था। उस पर भी गोल्डन डायमंड्स में वर्क किया हुआ था। रूबी ने अपना कुछ जरूरी सामान मोबाइल इसमें डाला, फिर चॉकलेट बुके से कुछ चॉकलेट निकालकर इसमें डाले। साथ ही उसका दिल अचानक धक सा हुआ। साथ ही उसने शर्माते हुए प्रिकॉशन का पैकेट भी पर्स में डाल लिया। फिर उसने से अपने नेल्स पर नेल पेंट अप्लाई की और 5 बजे का इंतजार करने लगी। आदित्य, जो अपनी ब्रांड न्यू BMW में रूबी के विला के तरफ जा रहा था, आज इसके चेहरे पर कोई भी हेसिटेशन या डर नहीं था। उसकी जगह कॉन्फिडेंस झलक रहा था। माथे पर जम चुकी एक त्योरी को उसके हैंडसम फेस को शाम बन चुकी थी, उसको एक आर्टोगेंट लुक दे रही थी। ओवरऑल आदित्य भी आज बहुत हॉट लग रहा था। जैसे ही 5 बजने में 5 मिनट बाकी थे, रूबी ने पर्स उठाया और अपने कमरे से बाहर निकली। हमेशा की तरह उसकी सेक्रेटरी ने उसको अटेंड किया। हमेशा रूम से बाहर निकलकर काम का ऑर्डर देने वाली रूबी आज ब्राइडल लुक में अपनी साड़ी के पल्लू को पीछे घुमाकर दूसरे हाथ में सेट करते हुए निकली। सेक्रेटरी की तो आंखें बाहर निकलकर लटकने को तैयार हो गई। उसके हाथ अपने आप ही उसके मुंह पर चले गए। मैम डॉट, अपनी आंखों पर यकीन करते हुए उसके मुंह से निकला। रूबी का ध्यान उस पर गया। व्हाट हैपन डॉट? रूबी ने उसको सिंपल सा सवाल किया। वैसे रूबी जानती थी उसका ऐसा रिएक्शन क्यों है, पर वह कुछ भी बोलकर क्लियर नहीं करना चाहती थी। वह नॉर्मल इसलिए शो कर रही थी ताकि सब इस सच्चाई को एक्सेप्ट कर लें। मैम आप इस लुक में डॉट? सेक्रेटरी उसको गौर से देखते हुई बोली। तुमसे मतलब? और मैं आदित्य के साथ जा रही हूं। आज तुम नई प्रेजेंटेशन को चेक कर लेना। सेक्रेटरी का मुंह खुले का खुला रह गया। रूबी इस तरह तैयार होकर आदित्य के साथ कहाँ चली डॉट? कहीं वो आदित्य मैम के साथ कुछ गलत न करे डॉट? सेक्रेटरी को चिंता होने लगी। मैम मैं सिक्योरिटी की को इन्फॉर्म कर देती हूँ। रूबी रुकी और पीछे देखती हुई बोली, मैं आदित्य के साथ जा रही हूँ, क्या सिक्योरिटी की कोई जरूरत है? सेक्रेटरी मुंह बंद रखने पर मजबूर हो गई। रूबी आगे बढ़ी और एंट्रेंस पर आदित्य का वेट करने लगी। सेक्रेटरी की ही तरह सबका यही हाल था, पर किसी ने कुछ भी रिएक्ट करने की हिम्मत नहीं की। पूरे 5 बजे आदित्य की गाड़ी एंट्रेंस पर रुकी और आदित्य बाहर आ गया। रूबी के खूबसूरत चेहरे पर मुस्कान खेल गई। अपने सामने सजी धजी रूबी को देखकर एक बार तो वह बुत बन गया, पर अगले ही पल उसने खुद को संभाला और रूबी के पास गया। जो हाल आदित्य का था, रूबी का भी कुछ ऐसा ही हाल हुआ। आदित्य की व्हाइट शर्ट से झांकती उसकी मस्कुलर बॉडी आदित्य को बहुत सेक्सी लुक दे रही थी। रूबी के स्टाफ की बिल्कुल चिंता किए बिना आदित्य रूबी के बेहद करीब हिसार खड़ा हो गया और कोल्ड वॉइस में बोला, माय ब्यूटीफुल, आर यू रेडी डॉट? हम लेट्स गो, रूबी ने बहुत ही मादक आवाज में कहा। आदित्य ने उसको एक बाह के घेरे में लिया और साइड सीट का दरवाजा खोला। रूबी बैठ गई तो आदित्य ड्राइविंग सीट पर आ गया। अगले ही पल उनकी गाड़ी चली गई। सेक्रेटरी ने टेंशन में मुंह में उंगली डाली। हो न हो आज रात मैम और आदित्य के बीच कुछ होने वाला है। नहीं नहीं, मैं मैम के बचपने को उनकी गलती नहीं बनने दूंगी डॉट। ग्रेट वालिया को बताना होगा। टेंशन में आई हुई सेक्रेटरी ने अर्जुन वालिया का नंबर डायल कर दिया। अब तो खुश है ना मेरी जान? आदित्य ने रूबी की लत को उसके कान के पीछे टक करते हुए पूछा। आदित्य को छूहन से रूबी सिहर गई और आदित्य को हाँ में एक मुस्कान दी। लेट्स हैव डिनर कहते हुए आदित्य उसको एक रेस्टोरेंट में ले गया। यहाँ उसने रूबी के साथ डिनर करने के लिए एक प्राइवेट रूम बुक किया हुआ था। रूबी ने आदित्य की किसी भी बात का विरोध नहीं किया और उसके साथ खाना खाने लगी। जैसे ही उसने पहला चम्मच मुंह में डाला, रूबी का मोबाइल बजा। दूसरी तरफ रॉय फैमिली में आदित्य को हेल्प से रॉय को वालिया के कंस्ट्रक्शन का कॉन्ट्रैक्ट मिल गया था, इसलिए उनको चिंताएं खत्म हो गई थी। रंजीत रॉय को पैसे और हेल्थ की चिंता नहीं थी, तो आज वह दिल खोल कर दारू पीना चाहता था। उसने अपने बड़े फ्रेंड्स को वाइन और डिनर पार्टी के लिए अपने घर इनवाइट किया हुआ था। डिनर पर हर कोई नशे में धुत था। सिटी के मेयर ने बहुत ही खुश होते हुए थोड़ा लड़खड़ाती आवाज में कहा, क्या आप सभी ने सुना है? सिटी में एक नई गोली है जिसका नाम हीलिंग पिल है। हर कोई इसे खरीदने के लिए बेचैन है। यह सुनकर एक आदमी ने आंखें घुमाई और कहा, रंजीत, सब कुछ पैसों से नहीं मिल सकता। विक्रम के दरवाजे पर सब पैसे लेकर ही खड़े हैं। बिल्कुल, अगर किसी के पास है ही एक गोली तो वह तुम्हें क्यों बेचता? ये शब्द सुनकर रंजीत और भी हैरान हो गया। तो हीलिंग पिल पहले से ही इतनी फेमस थी? तभी मेयर ने रहस्यमय तरीके से कहा, ईमानदारी से, मेरे पास एक बची है, लेकिन मुझे इसे अपने लिए बचाना है। लेकिन डॉट मैं तुम सबको एक बार सूंघने दे सकता हूं।
ऐसा कहने के बाद मेयर ने गर्व के साथ हीलिंग पिल निकाली। देखो, लेकिन मैं तुम्हें बता दूं, तुम सिर्फ सूंघ सकते हो। अगर किसी ने खाने की हिम्मत भी की तो मुझे असभ्य होने का दोष मत देना। मेयर साहब प्लीज, चिंता मत करो, सभी ने एक स्वर में कहा। रंजीत जल्दी से उठ गया और आगे होकर हीलिंग पिल को देखा, लेकिन जब उसने पिल की शक्ल साफ देखी तो उसके चेहरे का भाव अचानक बदल गया। मेयर साहब, मैं इसको एक बार करीब से देखना चाहता हूँ। मेयर की सहमति का इंतजार किए बिना रंजीत ने हीलिंग पिल को पकड़ लिया। अपने हाथ में पिल को देखते हुए रंजीत का चेहरा और भी उदास हो गया। क्या यह वही पिल नहीं थी जो आदित्य ने उसे पहले दिखाई थी? उस समय आदित्य ने यहाँ तक कहा था कि वह चाहता था कि रंजीत एजेंट बने, लेकिन रंजीत ने मना कर दिया था। रंजीत ने दवा को बार बार देखा और आखिरकार उसने कन्फर्म कर लिया कि यह वास्तव में वही दवा थी जो आदित्य ने उसे पहले दी थी। भाई रंजीत, इतनी खा जाने वाली नज़र से मत देखो, अब मुझे वापस कर दो। मेयर ने हीलिंग पिल वापस ले ली। फिर मेयर ने कुछ चालाकी से कहा, मिस्टर रॉय, आपके बिना कहीं विक्रम सिटी का सबसे अमीर आदमी बन जाए। रेस्टोरेंट में कॉल रूबी के दादा अर्जुन वालिया की थी। खुश होते हुए रूबी ने कॉल अटेंड की। नमस्ते दादाजी, कैसे हैं आप? दूसरी तरफ से एक बहुत ही सीरियस आवाज आई, मैं तो अच्छा हूं, तुम इस समय कहाँ हो? दादाजी, मैं इस समय मेरे बॉयफ्रेंड के साथ हूं। आदित्य ने रूबी की तरफ देखा, पर उसे बिल्कुल हैरानी नहीं हुई। अर्जुन वालिया ने एक पल सोचा और बोला, रूबी, क्या तुम सच में किसी के साथ प्यार में हो? हाँ जी दादाजी। हमें कब मिलवाओगी उससे? बस थोड़ा इंतजार कीजिए। रूबी के स्ट्रेट फॉरवर्ड हो जाने से अर्जुन आगे कुछ बोल नहीं पाया। रूबी को खुश देखकर वह उसको उसके प्यार से दूर रहने का बोलने की हिम्मत नहीं कर पाया। टेक केयर। ओके दादाजी, बाय। कॉल कट होने के बाद दोनों ने डिनर किया। जैसे ही वह उठने लगे तभी आदित्य का फोन बजा। रंजीत रॉय की कॉलर आईडी देखकर आदित्य के चेहरे पर मिस्टीरियस भाव दिखने लगे। बोलिए मिस्टर रॉय, आई एम इन हरी। आदित्य कान को फोन लगाते हुए बोला। सॉरी तो डिस्टर्ब यू मिस्टर कपूर, वो पिल जो कल आपने मुझे दिखाई थी। मिस्टर रॉय, कल बात करते हैं। आदित्य ने बात को बीच में काट दिया। ओके देन बाय। रंजीत ने मुश्किल से अपनी बात बीच में छोड़ी। आदित्य कॉल कट करके रूबी को लेकर गाड़ी को तरफ बढ़ गया। आदित्य की BMW रोड पर दौड़ी जा रही थी। स्वीट हार्ट, आपके लिए एक सरप्राइज है। क्या सरप्राइज है? आइज क्लोज करो, जब मैं बोलूं तब खोलना। ओके, कहते हुए रूबी ने आइज क्लोज कर ली। आदित्य ने गाड़ी राइजिंग कम्युनिटी की तरफ मोड़ी और अपने अपने विला के सामने आकर रुक गया। आदित्य गाड़ी से उतरा और रूबी की साइड को विंडो ओपन की। हेल्प देते हुए रूबी को अपने विला के एंट्रेंस पर ले गया और पासवर्ड एंटर करके रूबी को अंदर के आया। ओपन योर आइज, वह रूबी के कान में बोला। रूबी ने जब आंखें खोली तो एक अननोन व्यू देखकर हैरान रह गई। इसे लगा था वह आदित्य के फ्लैट में आएगी। हम कहाँ आ गए? वह इधर उधर देखते हुए बोली। आदित्य ने आगे बढ़कर उसकी कमर में हाथ डालते हुए कहा, वेलकम टू आवर न्यू हाउस स्वीट हार्ट। हमारा नया घर। आदित्य के मुंह से और हाउस सुनकर रूबी के पेट में तितलियां उड़ी। एक स्माइल देकर आदित्य ने झुककर रूबी को बाहों में उठा लिया और सीढ़ियां चढ़कर अपने कमरे की तरफ जाने लगा। रूबी ने भी उसकी आंखों में देखते हुए उसके सीने पर हाथ टिका लिया। आदित्य ने आगे बढ़कर उसकी कमर में हाथ डालते हुए कहा, वेलकम टू आवर न्यू हाउस स्वीट हार्ट। हमारा नया घर। आदित्य के मुंह से और हाउस सुनकर रूबी के पेट में तितलियां उड़ी। एक स्माइल देकर आदित्य ने झुककर रूबी को बाहों में उठा लिया और सीढ़ियां चढ़कर अपने कमरे की तरफ जाने लगा। रूबी ने भी उसकी आंखों में देखते हुए उसके सीने पर हाथ टिका लिया। आदित्य ने थोड़ा सा पुश करके रूम का दरवाजा खोला और अंदर एंटर हुआ। यहाँ रूम को लाइट ऑफ थी। अंधेरे में ही आदित्य ने रूबी को बेड पर बिठा दिया और खुद थोड़ा पीछे हट गया। आदित्य, यहाँ अंधेरा क्यों कर रखा है? आदित्य ने कुछ भी रिस्पॉन्स नहीं दिया और रूम का दरवाजा पटक कर बंद कर दिया। दरवाजे के अचानक बंद हो जाने से रूबी सकपका गई। पहले तो बाहर से हल्की सी रोशनी अंदर आ रही थी, पर अब यहाँ रूबी को चारों ओर अंधेरा ही अंधेरा महसूस हुआ। एक पल के लिए तो उसकी धड़कने बढ़ी, पर उसका दिल जानता था आदित्य की मौजूदगी में वह हमेशा सेफ है। उसके चेहरे पर मुस्कान बिखर गई। वह धीरे से बोली, आदित्य, मुझे रोशनी से ज्यादा आपकी जरूरत है, प्लीज कम क्लोज। उसके इतना कहते ही टिक की आवाज से लाइट ऑन हुई। जैसे ही रूम में उजाला हुआ, अपने आसपास नजर पड़ते ही रूबी चौंक गई। वह इस समय बेड पर फूलों की पंखुड़ियों से बने दिल पर बैठी हुई थी। उसके सिर के बिल्कुल ऊपर से बहुत खूबसूरत रेड और गोल्डन कर्टन झूलते हुए आकर चारों ओर से बेड को कवर कर रहे थे। इन कर्टन्स के बीच बहुत सारी डायमंड्स की चेन भी लटक रही थी, जो इस साज सजावट को कंप्लीट लुक दे रही थी। रूबी की तो यह सब देखकर सांसें थम गई। एक कर्टन को साइड करते हुए आदित्य रूबी के पास बैठ गया।
आदित्य पर नजर पड़ते ही रूबी को अपने अंदर कुछ हलचल सी महसूस हुई। वह जितने बार भी उसको देखती हर बार पहले से ज्यादा हैंडसम लगता था। आदित्य हाथ आगे बढ़ाकर रूबी के फुटवियर निकालने लगा। यह सब आपने किया डॉट? रूबी ने पूछा। कैसा लगा डॉट? आदित्य रूबी के फुटवियर नीचे रखकर रूबी के करीब आते हुए बोला। बहुत खूब, रूबी ने इतना ही बोला। आगे की बात आदित्य के होठों में दब कर रह गई। रूबी के दिल की धड़कनें तेज हो गईं। वैसे तो अक्सर वह खुद पहल करती थी, आदित्य को प्रोवोक करने की भी खुद ही कोशिश करती थी, पर आज जब आदित्य खुद उसके बहुत करीब आ रहा था तो उसको अपनी किस्मत पर यकीन करना मुश्किल हो गया था। इस समय आदित्य उसकी राइट साइड बैठा था। उसका लेफ्ट हाथ रूबी की पीठ को सहला रहा था, राइट हाथ रूबी के बालों में था। अब आदित्य रूबी से थोड़ा अलग होकर उसके चेहरे को गौर से देखता हुआ बोला, जान, आर यू हैप्पी डॉट? रूबी ने शर्माते हुए हाँ में सिर हिलाया। उसकी सांसें उथली पुथली होने लगी और काम वासना जागने लगी। आदित्य ने अपनी पॉकेट से एक गोली निकालकर उसको देते हुए कहा, यह लो, अभी खा लो। रूबी बिना कुछ भी सवाल किए गोली खा ली। आदित्य अभी भी उसके बालों में हाथ फेर रहा था। गोली पेट में जाते ही रूबी को अपनी बॉडी में हल्की झंझनाहट महसूस हुई और फिर थोड़ी गर्मी महसूस होने के बाद बिल्कुल नॉर्मल हो गया। आपने मेरे लिए यह सब इंतजाम किए, थैंक यू। मैंने इतनी ब्यूटीफुल नाइट कभी एक्सपेक्ट नहीं की होगी। वह थोड़ा नर्वस होते हुए बोली। आपके लिए नहीं मिस ब्यूटीफुल। आदित्य के मुंह से यह सुनते ही रूबी सवालिया नजरों से आदित्य को देखने लगी। हम दोनों के लिए? आप भूल रही है मैं आपसे कितना प्यार करता हूँ। कहते हुए आदित्य ने पॉकेट से डायमंड रिंग निकाली और रूबी का हाथ पकड़कर पहना दी। रिंग को देखकर रूबी और भी हैरान रह गई। वैसे तो उसके पास कोई कमी नहीं थी, पर यह उसके लिए अनमोल रत्न जैसी थी। उसने झट से रिंग को किस किया। इसको किस करना है? मुझे नहीं, आदित्य थोड़ी शैतानी वाले लहजे में बोला। हंसते हुए रूबी ने आदित्य को हग किया और उसके गले पर किस की। रूबी को बाहों के घेरे में लेकर आदित्य ने रूबी को बेड पर लिटाया और उसके ऊपर आ गया। अभी वह दोनों आगे बढ़ने ही वाले थे, आदित्य का फोन बजा, जिससे दोनों ही थोड़ा परेशान हो गए। पर आदित्य ने एक गहरी सांस लेकर रूबी से थोड़ा अलग होकर फोन कान को लगाया और बोला, हाँ बोलो विक्रम। जीजा जी, पिल्स की डिमांड बहुत है, कब तक का वेट करने को बोलूं डॉट? अमन से बात करो। कहते हुए आदित्य ने कॉल कट कर दी। सॉरी स्वीट हार्ट। कहते हुए आदित्य ने थोड़ा सा नाराज दिख रही रूबी की गाल पर किस की और उसे अपनी ओर खींचा। उसकी कॉलर बोने पर किस करने के लिए आदित्य ने उसका नेकलेस निकाला और साड़ी का पल्लू उसके कंधे से हटा दिया। अब वह रूबी के चेहरे से लेकर गर्दन तक किस करने लगा। उसकी हर किस रूबी के तन बदन में आग लगा रही थी। दोनों के अंदर काम वासना बढ़ने लगी। रूबी के दोनों हाथ आदित्य के हाथों में उसके सिर के ऊपर पिलो पर थे और आदित्य उसकी कॉलर बोन पर किस किए जा रहा था। एक बार फिर आदित्य का फोन बजा। दोनों को ही यह डिस्टरबेंस खली। डेस्परेट होकर आदित्य ने फोन की स्क्रीन पर देखा। अननोन कॉलर आईडी देखकर उसने कॉल अटेंड की और खींच को छुपाते हुए बोला, हेलो। रूबी जैसे कि तैसे लेटी हुई उसके चेहरे की ओर देख रही थी। फोन के दूसरी साइड से सक्षम सिघानिया बोला, हेलो मिस्टर कपूर, मैं सक्षम बोल रहा हूँ, कैसे हैं आप? आदित्य ने रूबी की ओर देखा। इस बार रूबी सच में नाराज लग रही थी। अब अचानक तो वह सक्षम का फोन काट नहीं सकता था, फिर भी जल्दी बात खत्म करने के लिए वह बोला, बोलो सक्षम, कुछ जरूरी बात थी क्या डॉट? साथ ही वह एक हाथ से रूबी के ब्लाउज की डोरी खोलने लगा। वो आपने ग्रीन साइड विला के बारे में बात करना चाहते थे, उसके ऑनर कल मीटिंग करना चाहते हैं, आपका क्या विचार है? सक्षम मुद्दे पर आते हुए बोला। आदित्य ब्लाउज की डोरी खींच रहा था पर रूबी ने उसका हाथ पकड़कर रोक दिया। आदित्य सवालिया नजरों से उसे देखने लगा। वह काफी नाराज लग रही थी। उसने पल्लू खींचकर कंधे पर कर लिया। आदित्य जट से उसका हाथ पकड़ते हुए बोला, ओके तो मैं सुबह बात करता हूं तुमसे। उसके आंसर का वेट किए बिना ही आदित्य ने कॉल कट की और रूबी के हाथ से पल्लू पकड़कर दूर करते हुए उसने वापस से रूबी को बेड से लगाकर उसके होंठ अपने होंठों में दबा लिए। जब वह अलग हुआ तो रूबी नाराजगी से बोली, आप पूरा समय मुझे नहीं दे रहे। उसने रूबी की ब्लाउज को डोरी खींचकर ब्लाउज खोल दिया और टेढ़ी नजर देखते हुए बोला, मेरी जान आज कोई बाधा नहीं। कहते हुए उसने रूबी ब्लाउज और साड़ी एक झटके में निकाल दी। यह सब इतना जल्दी हुआ कि रूबी संभल नहीं पाई और नर्वस होते हुए बोली, लाइट तो ऑफ कर दो। बिल्कुल नहीं। कहते हुए आदित्य ने उसको तरसाई नजरों से ऊपर से नीचे तक देखा। अंडरगारमेंट्स में रूबी अब आदित्य से शर्मा रही थी। उसकी सांसें बहुत तेज चलने लगी। आदित्य ने उसके पेट से सीने तक किस करना शुरू किया, पर आज जैसे किस्मत ने रूबी को नाराज करने की कसम खाई हुई थी। फिर से आदित्य का फोन बजा। बिल्कुल नहीं। कहते हुए आदित्य ने उसको तरसाई नजरों से ऊपर से नीचे तक देखा। अंडरगारमेंट्स में रूबी अब आदित्य से शर्मा रही थी। आदित्य ने उसके पेट से सीने तक किस करना शुरू किया, पर आज जैसे किस्मत ने रूबी को नाराज करने की कसम खाई हुई थी। फिर से आदित्य का फोन बजा।
एक गहरी सांस लेकर उसने रूबी के सीने पर सिर रखा। रूबी ने भी एक गहरी सांस ली। न चाहते हुए भी आदित्य ने फोन उठाया। इस बार अमन की कॉल थी। हाँ बोलो अमन, वह हताशा भरी आवाज में बोला। रूबी ने हाथ आगे बढ़ाकर अपना पर्स उठाया और कुछ निकालने लगी। मिस्टर कपूर, मैंने डिस्टर्ब तो नहीं किया? आदित्य कुछ बोलता उससे पहले ही उसके होठों पर रूबी के होंठ आए और उसने जीभ से एक चॉकलेट बाइट आदित्य में मुंह में धकेल दी। आदित्य उसकी इस हरकत पर मुस्कुराए बिना नहीं रह पाया। रूबी के चेहरे पर भी शैतानी मुस्कान थी। चॉकलेट खाते हुए बोला, किया तो है, अब बोलो क्यों किया डिस्टर्ब? अब रूबी ने आदित्य के शर्ट के बटन खोलने शुरू किए। वो विक्रम को कुछ और हर्ब्स मिली है जो वो लेकर आया है, यही रखवा लूं या विला में भेज दूं? अमन ने पूछा। अब रूबी ने आदित्य की शर्ट उतारकर एक साइड रख दी और उसकी बेल्ट को भी खोल दिया। आदित्य ने देखा रूबी उसके साथ शैतानी कर रही थी, जिससे आदित्य के इमोशंस में बहुत उछाल आ रहा था। उसने रूबी की तरफ देखा। उसने रूबी को पीठ पर हाथ फेरते हुए कहा, अपने पास रखवा लो और सुबह तक दोबारा फोन मत करना। आदित्य ने इतना ही कहा था कि रूबी ने उसके हाथ से फोन पकड़कर उसको प्रिकॉशन का बॉक्स पकड़ा दिया और कॉल कट कर दी। मोबाइल स्विच ऑफ करके पिलो के नीचे रख दिया और बोली, मैं आपके और मेरे बीच किसी को झेल नहीं सकती। आदित्य ने उसको मुस्कान दी और बॉक्स को देखा। फिर इस बॉक्स को ओपन करके अपनी अभी की यूज के लिए एक छोटा पॉकेट निकाला। अब एक एक करके दोनों के कपड़े छोटे से ढेर में तब्दील हुए। एक बार फिर आदित्य के सामने रूबी का नेत्र सीना था जिस पर उसकी नजरें जमी हुई थी। रूबी एक तक आदित्य को देख रही थी। आदित्य ने उसके स्तनों से अपने दोनों हाथों से सहलाना शुरू किया। वह अब कभी उनको सक करता कभी किस। उसका साथ देने के लिए रूबी उसके बालों में हाथ फेर रही थी। कुछ ही देर में दोनों की काम वासना शिखर तक पहुंच गई। आदित्य ने उसके पैर फैलाए और प्रिकॉशन अप्लाई किया। अगले ही पल वह रूबी में समाने लगा। दर्द की इंतहा। एक सिसकारी को मुंह में दबाते हुए रूबी ने पैर और सिर गद्दे पर गिरा लिए और बेडशीट को दोनों हाथों में कसकर पकड़ लिया। आदित्य ने उसकी तरफ देखा। फिर अगले ही पल रूबी की पतली कमर को दोनों हाथों से पकड़कर एक झटके में उसमें समा गया। आदित्य का भी यह फर्स्ट एक्सपीरियंस था। उसने देखा रूबी ने कसकर आंखें बंद की हुई थी। उसके ऊपर झुकते हुए आदित्य ने रूबी के हाथों से बेडशीट छुड़ाकर उसके दोनों हाथों को अपने हाथों में लिया और रूबी के सिर के ऊपर करते हुए उसकी गर्दन में मुंह रखकर लेट गया। रूबी की सांसें तेज थी। इतना आगे बढ़ने के बाद पीछे हटना आदित्य के लिए भी आसान नहीं था, पर वह रूबी के साथ कोई जबरदस्ती करके इस रात को एंजॉय नहीं कर सकता था। जब वह नॉर्मल हुई तो आदित्य ने उसकी गाल को थपथपाते हुए पूछा, रूबी, हम आगे बढ़े? अगर नहीं सह पा रही तो हम नहीं करेंगे। रूबी के चेहरे पर पसीने के बूंदे चमक रही थी। वह मुस्कान लाते हुए धीरे से बोली, कंटिन्यू प्लीज। आदित्य ने एक पल रूबी के चेहरे की ओर देखा। अब रूबी उसकी आंखों में देखकर मुस्कुरा रही थी। चेहरे पर मुस्कान लाते हुए आदित्य ने रूबी को किस किया और उसके सीने को बाहों के घेरे में लेकर अपने सीने से सटाते हुए उसकी गर्दन में मुंह छुपाया। रूबी ने उसके सिर को हग किया और बालों में उंगलियां चलाने लगी। रूम में रूबी की हल्की हल्की सिसकारियां और धीमी गड़गड़ाहट गूंजने लगी। जब रूबी कॉलेज में थी तो उसकी सभी फ्रेंड्स रिलेशन में आ चुकी थी। सबने इस सुख को एंजॉय कर लिया था, पर रूबी आदित्य के इंतजार में दिन बीता रही थी। जब उसकी फ्रेंड्स अपना एक्सपीरियंस शेयर करती थी तो रूबी अपने और आदित्य के इन्हीं पलों को इमेजिन करती थी जिनमें वह आज जी रही थी। रूबी के पास सब कुछ होते हुए भी उसकी जिंदगी पतझड़ जैसी बीत रही थी जिसमें आदित्य बाहर की तरह आया। भले ही आदित्य को रूबी से मिलकर प्यार का एहसास हुआ और रूबी ने प्यार में पड़ने के बाद 12 साल एक तरफा प्यार निभाया जिसका सुख आज उसे मिला। एक दूसरे की बाहों में दोनों एक दूसरे में उलझे रहे। एसी की ठंडक के बावजूद दोनों पसीने से लथपथ हो गए। आधे घंटे बाद दोनों सुख की चरम सीमा तक पहुंच गए। आदित्य रूबी के स्तनों पर ध्वस्त हो गया। कुछ देर अपनी उथली पुथली सांसों को काबू करते हुए आदित्य ने रूबी से थोड़ा अलग होकर प्रिकॉशन निकालकर नीचे फेंकी और उसके सिर के नीचे अपनी बाह रखते हुए बोला, आर यू ओके स्वीट हार्ट? आदित्य के प्यार में भीगी हुई रूबी ने कहा, मैं तो एक बार और करना चाहती हूँ। आदित्य ने एक नज़र उसके चेहरे को देखा। रूबी की आंखों में खुशी की झलक देखकर वह खुद को रोक नहीं पाया, क्योंकि वह खुद भी यही चाहता था। एक और पैकेट खोलकर प्रिकॉशन अप्लाई की। दोनों प्यार की गलियों में एक दूसरे के साथ को एंजॉय करते हुए घूम आए। भले ही रूबी ने खुद पहल की थी पर अब वह बहुत थक चुकी थी। आदित्य ने रूबी को बेड पर सही किया, उसकी बॉडी को दबा, पेट पर हल्के हाथों से मसाज करके उसको थाइज को दबाया। रूबी को रिलैक्स करने के बाद ब्लैंकेट से कवर किया और लाइट ऑफ करके रूबी को बाहों के घेरे में लेते हुए सो गया। भले ही रूबी ने खुद पहल की थी पर अब वह बहुत थक चुकी थी। आदित्य ने रूबी को बेड पर सही किया, उसकी बॉडी को दबा, पेट पर हल्के हाथों से मसाज करके उसकी थाइज को दबाया।
रूबी को रिलैक्स करने के बाद ब्लैंकेट से कवर किया और लाइट ऑफ करके रूबी को बाहों के घेरे में लेते हुए सो गया। हमेशा की तरह चांद अपने जोबन पर तारों भरे आसमान में चमक रहा था। ठंडी हवा रात की गहराई को महका रही थी। रूबी आदित्य की बाहों में गहरी नींद सोई हुई थी। शायद पहली बार होगा जब दोनों सेटिस्फैक्शन की नींद सोए। अचानक चेहरे पर रोशनी पड़ने से रूबी की नींद खुली। अपने आंखों के आगे हाथ करते हुए उसने आंखें खोली तो देखा आदित्य ने बालकनी की विंडो से कर्टन हटाया था, जिससे सूर्य की रोशनी उसके चेहरे पर पड़ी। इस समय आदित्य बिल्कुल फ्रेश था। रूम में उसके परफ्यूम की स्मेल फैली हुई थी। गुड मॉर्निंग स्वीट हार्ट, आदित्य उसके पास आकर बैठते हुए बोला। वेरी गुड मॉर्निंग, आप कब जागे डॉट? कहते हुए अपनी बॉडी को स्ट्रेच करते हुए रूबी उठी तो उसका ब्लैंकेट कंधों से गिर गया। उसने झट से सही किया। आदित्य ने देख तो लिया पर अब वह रूबी को परेशान करने के मूड में बिल्कुल नहीं था। कैसा फील कर रही हैं आप डॉट? आदित्य अच्छी तरह से जानता था उसके साथ तालमेल बनाने के लिए रूबी ने बहुत दर्द बर्दाश्त किया था, जिसकी शिकन उसने चेहरे पर आने नहीं दी। रूबी ने एक गहरी सांस ली और बोली, कॉम्प्लीटली सेटिस्फाई। आदित्य ने उसकी चिन को छूते हुए कहा, फ्रेश हो जाइए, मैंने ब्रेकफास्ट ऑर्डर कर रखा है। आदित्य ने कल शॉपिंग में अपने साथ साथ रूबी के लिए भी ड्रेसेज ली थी, जिनको उसने अपने कपड़ों के साथ कपबोर्ड में लगाया हुआ था। नहाने के बाद रूबी ने उनमें से ही एक ड्रेस पहनी और आदित्य के साथ ब्रेकफास्ट किया। आपका आज का क्या प्लान है डॉट? रूबी ने सीरियस होते हुए पूछा। आदित्य ने पहले कुछ सोचा। सच तो यह था उसके बहुत सारे प्लान थे जिनको वह रूबी के सामने एक बात में एक्सप्लेन नहीं कर सकता था। मुझे अपनी होने वाली वाइफ के लिए पॉकेट मनी अरेंज करने के लिए कुछ काम है। अब वह वालिया की धन दौलत पर ही कब्जा करके थोड़ी बैठे रहेगी। एक पल रूबी ने सोचा, फिर खिलखिलाकर हंसी। रूबी को उसके विला में ड्रॉप करने के बाद वह अपने फ्लैट चला गया, क्योंकि उसने हीलिंग पिल्स रेडी करनी थी। रूबी सीधे अपने रूम में चली गई। भले ही उसके चेहरे पर राहत और मुस्कान थी, पर उसकी कंडीशन तो उसकी चाल बयां कर रही थी, जिसको सेक्रेटरी अनाया भारद्वाज ने जज से नोटिस कर लिया। वह रूबी से पूछते पूछते रह गई। कुछ भी हो जाए, मैं मैम से इस बारे में खुलकर बात करके रहूंगी। वह बेवकूफ़ी भरे फैसले लेकर अपने हजारों वर्कर्स का फ्यूचर दाव पर नहीं लगा सकती, सेक्रेटरी ने खुद से सोचा। सिटी सेंटर में एक आलीशान ऑफिस है। यहाँ विक्रम भाटिया बहुत शान से बैठकर अपने काम की देखरेख करता था। बड़े बड़े बिजनेसमैन यहीं उसके पास अपने काम के लिए कांटेक्ट करते थे। आज यहाँ पूरी मार्केट से ज्यादा हलचल थी और यहाँ आने वाले रिच से भी रिच थे, जो हीलिंग पिल का राइट अपनी एजेंसी में लेना चाहते थे। जब किसी को हाथों से आसमान पर उठाया जाता है तो क्या फीलिंग आती है, इसका पहली बार विक्रम ने एक्सपीरियंस किया था। आज पहली बार वह खुद को वीआईपी समझ रहा था। मास्टर विक्रम, एक डायरेक्टर आपसे मिलना चाहते हैं। मास्टर विक्रम, चेयरमैन 1 घंटे से दरवाजे पर इंतजार कर रहे हैं। मास्टर विक्रम। विक्रम ने बहुत ही सहजता से हाथ हिलाया। नहीं नहीं, मेरे पास बिल्कुल समय नहीं है। इससे पहले यह सब सिर्फ और सिर्फ विक्रम से अपने किसी मकसद के लिए कांटेक्ट करते थे, पर अपने किसी एम्प्लॉय के थ्रू डायरेक्ट विक्रम से मिलने की किसी ने कल्पना भी नहीं की। लेकिन अब वे दरवाजे पर आकर मिलने ले लिए गिड़गिड़ा रहे थे। थैंक यू, मुझे वीआईपी बनाने के लिए, विक्रम ने हीलिंग पिल को याद करते हुए चेयर की टेक लगाकर कहा। तभी उसके ऑफिस का दरवाजा अचानक खुल गया। मैं कह चुका हूं, मैं किसी से नहीं मिल रहा हूं, वह सहजता से थोड़ा सा चिल्लाया। ओह, तुम तो खुद को कुछ ज्यादा ही इंपॉर्टेंस दे रहे हो, उसके कानों में एक सख्त आवाज गूंजी। विक्रम ने चेहरा उठाकर देखा, विवान सान्याल दरवाजे पर खड़ा है और नमन खुराना उसके पीछे पीछे चल रहा है। मिस्टर सान्याल, आप यहाँ कैसे आए? विक्रम का चेहरा तुरंत बदल गया और वह जल्दी से उठकर उनका वेलकम करने लगा। विवान ने उसको इग्नोर किया और सीधे सोफे पर बैठ गया। तुम जल्दी से मिस्टर सान्याल के लिए जूस क्यों नहीं मंगवाते? नमन ने गुस्से से कहा। विक्रम ने नमन को नाराजगी भरी नजर से देखा, लेकिन कुछ कहना सही नहीं समझा। पर नमन को इंसल्ट का एहसास करवाने के लिए सिर्फ विवान के लिए जूस मंगवाया। विवान के आगे ट्रे करते हुए वह बोला, मिस्टर सान्याल कैसे आना हुआ? वह विवान के आगे बैठ गया, पर उसको बहुत गुस्सा आ रहा था, जिसको वह अंदर ही दबा रहा था। विवान ने जूस का एक घूंट लिया और शांति से कहा, मैंने सुना है कि तुम्हारे पास हीलिंग पिल नाम की एक दवा है, क्या यह सही है? सही सुना आपने, हीलिंग पिल वाकई मेरे हाथ में है, विक्रम ने आईब्रोज उठाते हुए कहा। विवान ने ठंडे अंदाज में कहा, मुझे हीलिंग पिल का फार्मूला दे दो और मैं तुम्हें बदले में पैसे दूंगा। यह कहते हुए विवान ने एक बैंक कार्ड निकाला और उसे टेबल पर रख दिया। कार्ड में 50 करोड़ है। तुम्हारा फार्मूला खरीदना इससे काफी होगा। विवान के बोलने से पहले नमन ने दबंगी का दिखावा किया। विक्रम का चेहरा बदल गया और वह गाली देते देते रुक गया। खुद को शांत रखते हुए बोला, 50 करोड़? क्या यह भीख है? तुम्हारे और भिखारी में क्या अंतर है? विवान ने उसे चिढ़ाते हुए कहा। विक्रम का चेहरा ठंडा पड़ गया और वह एक तक देखते हुए बोला, ओके,
फिर मैं अब कुछ नहीं मांग रहा। अभी के अभी अपने आप को देखो। विवान की आंखें गुस्से से लाल हो गईं। वह समझ गया विक्रम आज उसकी तुलना भिखारी से कर रहा है। उसने ठंडे स्वर में कहा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे इस तरह बात करने की? यह कहते हुए विवान ने अपना हाथ हिलाया और कई बॉडीगार्ड दौड़े और जल्दी से विक्रम को चेयर से खींचकर जमीन पर गिरा दिया और कसकर उसके हाथ पैर पकड़ लिए। विवान अपनी जगह से उठकर खड़ा हुआ और विक्रम के दिल पर पैर रखते हुए बोला, फॉर्मूला देना है या अपनी जान? ऑप्शन सेलेक्ट करना तुम्हारी मर्जी है। विक्रम का चेहरा बेहद बदसूरत था और एक पल के लिए उसने एक शब्द भी नहीं कहा। नहीं बोल रहे हो? विवान ने अपने पैर पर वजन देना शुरू किया। रुको! यह देखकर विक्रम जल्दी से चिल्लाया। उसने विवान की ओर देखा और एक मजबूर मुस्कान के साथ कहा, मैं तो कोई जानकर नहीं हूं दवाओं का, लेकिन मैं किसी से खरीद कर आगे बेचता हूं। किसी और से? विवान ने भौहें सिकोड़ते हुए पूछा। किससे? उसकी मर्जी के बिना उसका नाम बताऊंगा तो जरूर वह मुझसे भी संपर्क नहीं करेगा। क्या यह ठीक रहेगा? मैं 3 दिन बाद आपके लिए उसके साथ एक मीटिंग फिक्स करूं। विवान ने एक पल के लिए सोचा और फिर ठंडे स्वर में बोला, ठीक है, लेकिन मैं तुम्हें वार्निंग दे रहा हूं, अगर तुमने मेरे साथ खेलने की हिम्मत की तो आगे जो होगा उसके लिए मुझे दोष मत देना। गार्ड्स ने विवान के इशारे पर उसे छोड़ दिया। मैं याद रखूंगा। जान बख्शने का शुक्रिया, विक्रम ने एक मजबूर मुस्कान के साथ कहा और उठकर खड़ा हो गया। विवान अपने आदमियों के साथ बाहर चला गया। उसके जाने के बाद नफरत से विक्रम ने जमीन पर थूक दिया। क्या बकवास है? तुम बस इंतजार करो, आदित्य क्या हाल करता है? विक्रम ने गुस्से में उनकी जाती हुई परछाइयों को देखकर कहा। इसके बाद विक्रम ऑफिस से निकला और सीधे आदित्य के फ्लैट की तरफ बढ़ गया। इस समय आदित्य फ्लैट में सोफे पर था। उसकी आंखें थोड़ी बंद थीं, सांस अंदर बाहर हो रही थी। जीजा जी! विक्रम पसीने से लथपथ बेचैनी से आदित्य की तरफ भागा। आदित्य ने धीरे से अपनी आंखें खोलीं और विक्रम को देखा। क्या बात है? तुम इतनी जल्दी में क्यों हो? आदित्य ने शांति से कहा। विक्रम ने अपने चेहरे से पसीना पोंछा और जल्दी से कहा, वह विवान सान्याल नमन खुराना के साथ मुझे ढूंढता हुआ आया और 2 ऑप्शंस दी, या तो 50 करोड़ के बदले हीलिंग पिल का फार्मूला दे दूं, नहीं तो अपनी जान दे दूं। आदित्य को बिल्कुल भी अजीब नहीं लगा। उसे इन बातों का अंदाजा हो गया था कि सान्याल को इस फॉर्मूला में ही इंटरेस्ट आएगा। तुमने क्या कहा? आदित्य ने शांति से पूछा। मैंने बोला मैं दवाओं का जानकार नहीं हूं और मैंने 3 दिनों में इस हीलिंग पिल के डॉक्टर से मिलाने का वादा किया था, विक्रम ने सावधानी से जवाब दिया। वरना वो सजूझे मरवा देता, विक्रम ने आगे कहा। वह अब आदित्य का मुंह खुलने का इंतजार कर रहा था। आदित्य ने कुछ नहीं कहा। वह पीछे झुक गया, दूर तक देखता रहा और शांति से बोला, तुमने अच्छा किया विक्रम। मीटिंग अरेंज करो और 3 दिन बाद फॉर्मूला से रिलेटेड मैं मीटिंग करूंगा। उस समय मैं सहयोग करने के लिए एक कैपेबल कंपनी चुनूंगा। आदित्य की बातों से विक्रम को झटका सा लगा। उसे लगा था आदित्य विवान को सबक सिखाएगा और विक्रम बेफिक्र होकर पिल बेचेगा। बिजराम ने कुछ नहीं कहा और सहमति में सिर हिला दिया। आदित्य ने विक्रम के विचारों को समझ लिया और हंसा। डोंट वरी, किसी भी कंपनी को सेलेक्ट करूं मैं, वह तुमसे ही पिल को रिसीव करेंगे। यह सुनकर विक्रम बहुत खुश हुए और जल्दी से सिर हिलाया। थैंक यू जीजा जी। विक्रम ने जल्दी से यह खबर फैला दी। कुछ समय के बाद पूरी बिजनेस सिटी इस मामले पर चर्चा कर रही थी। आप लोगों को कहानी कैसी लग रही है? कमेंट करके जरूर बताएं और क्रतु पॉकेट नोवेल चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप लोगों को कमेंट और लाइक से हमें कहानी बनाने में बहुत सपोर्ट मिलता है। जब से विक्रम ने यह खबर फैलाई है, यह सिटी में जंगल की आग की तरह फैल रही थी। न केवल जड़ी बूटियों की कंपनी से संबंधित लोग बल्कि कुछ पावरफुल रियल एस्टेट बिजनेसमैन भी इसमें शामिल होना चाहते थे। इन दिनों में नमन खुराना एक वफादार कुत्ते की तरह विवान सान्याल का हर जगह पीछा कर रहा था। मिस्टर सान्याल, यह विक्रम की हरकतों का क्या मतलब है? वह खुलेआम एक पार्टी क्यों चुन रहा है? नमन ने पूछते हुए विवान के वाइन के गिलास में पानी भर दिया। विवान ने गंभीरता से कहा, शायद यह उस डॉक्टर का विचार है। ये सभी स्किल्ड लोग अहंकारी है। नमन ने सिर हिलाया, फिर खुश होते हुए कहा, यह सच है। इस सिटी में भी सान्याल परिवार से ज्यादा ताकत किसी की नहीं। विवान ने कुछ नहीं कहा, लेकिन उसके चेहरे पर गर्व का भाव था। जब तक वालिया परिवार इसमें शामिल नहीं होता, तब तक मेरे साथ रिवालरी मेंटी करने की हिम्मत कौन कर सकता है? उसने मन ही मन सोचा। समय बीतता गया और तीसरा दिन आ गया। विक्रम ने सिटी का सबसे बड़ा हॉल बुक करवाया था, क्योंकि यहाँ भीड़ होने का पहले ही अंदाजा था। अगर हम उस दिन मिस्टर कपूर की बात समझ लेते तो आज कोई भी आपके साथ राइवल न होता, आरव ने अभरते हुए कहा। रंजीत ने भी थोड़ी आह भरी। मुझे लगा कि आदित्य के पास कोई असली हुनर नहीं है। मुझे उम्मीद नहीं थी, पर कोई आश्चर्य नहीं कि क्यों वालिया परिवार उसका समर्थन करता है। दोनों को अपने फैसले पर पछतावा हुआ, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी।
ग्रेट हॉल में लोग आपस फुसफुसा रहे थे। इस तथाकथित डॉक्टर की पहचान के बारे में नहीं जानता था। इस समय दृश्य अचानक शांत हो गया। जब सभी ने देखा, विवान और नमन बाहर से आते हुए दिखाई दिए। विवान के आगमन ने तुरंत सभी के दिलों पर अपनी छाया डाल दी। सान्याल परिवार की ताकत को हर कोई जानता था। मिस्टर सान्याल, मुझे उम्मीद नहीं थी कि आप भी आएंगे, एक व्यापारी ने तुरंत प्रतिक्रिया दी और उसे खुश करने के लिए दौड़ा। अगर विवान सान्याल वहां होते तो कोई भी उनसे मुकाबला नहीं कर सकता था। क्योंकि वे मुकाबला नहीं कर सकते थे, इसलिए विवान को खुश करना और फिर उनसे एजेंसी अधिकार प्राप्त करना बेहतर था। एक एक करके बहुत सारे लोग सान्याल के पास पहुंचे। नमन का सीना गर्व से चौड़ा हो गया क्योंकि इन सबसे पहले वह विवान का कुत्ता बना था। समझ नहीं आता वहां क्यों जाना चाहिए? आरव ने पूछा। रंजीत ने अपना सिर हिलाया और कहा, सान्याल परिवार के साथ हमारा रिश्ता पहले से ही खराब है, वहां जाना सिर्फ बेवकूफी है। सही है, आरव ने सिर हिलाया और फिर मुस्कुराया। ऐसा लगता है कि विवान को नहीं पता कि हीलिंग पिल आदित्य द्वारा बनाई गई है। सभी की चापलूसी का सामना करते हुए विवान और भी अधिक गर्वित लग रहा था। उसकी नज़र में वह सिटी के इन टाइकून्स के बारे में ज्यादा नहीं सोचता था। इन चंद सफल लोगों को निचले दर्जे की चींटियों से ज्यादा कुछ नहीं समझता था, जिनका अपनी बातों में जिक्र करने लायक कुछ नहीं था। लेकिन अब सिटी में पैर जमाने के लिए उसे उनके समर्थन की जरूरत थी, इसलिए भले ही वह उन्हें नीची नज़र से देखता था, फिर भी वह उनसे एक एक करके मुस्कान के साथ हाथ मिलाकर निपटता रहा। हनी, तुम कमाल हो, किंजल ने नमन के कान में फुसफुसाते हुए कहा। जब तक हम सान्याल परिवार से जुड़े रहेंगे, हम आने वाले समय में बहुत पैसा कमाएंगे। न, किंजल की आंखें चमक उठीं। नमन गर्व से मुस्कुराया, वाई नॉट। इस पल उसने आदित्य को बाहर से अंदर आते देखा। आदित्य को देखते ही नमन का चेहरा तुरंत ठंडा हो गया। वह यहाँ क्या कर रहा है? आदित्य पर नजर पड़ते ही किंजल की आंखों में भी घृणा की झलक दिखाई दी। नमन ने नाक सिकोड़ी और किंजल के साथ आदित्य के पास चला गया। यो, आदित्य, क्या तुम भी इस बिजनेस में उतरने की कोशिश कर रहे हो? नमन ने मजाक किया। आदित्य ने उसकी ओर देखा और आधी मुस्कान के साथ कहा, हाँ, बिल्कुल। नमन ने फिर से व्यंग्य किया। आदित्य, क्या तुम्हें लगता है कि सिर्फ इसलिए कि तुम विक्रम के करीब हो, तुम इस बिजनेस में शामिल हो सकते हो? मैं तुम्हें बता दूं, यह इम्पॉसिबल है। यह डील मिस्टर सान्याल ने तय कर ली, जिनके पास किसी को सांस तक छीन लेने की पावर है। उनको बात सुनकर आदित्य की हंसी छूट गई। आखिर डींगे हाँक भी रहे हैं तो किसके सामने? इसके साथ ही नमन ने अपना स्वर बदला और कुछ गर्व के साथ कहा, लेकिन मैं पहले जैसा नहीं हूं, मुझे मिस्टर सान्याल के करीब आने का मौका पहले ही मिल गया था। आदित्य के हाथों पिट जाने के बाद भी वह आज फिर उसके साथ मजाक कर रहे थे। हनी बहुत बढ़िया है, किंजल ने तुरंत कहा। फिर किंजल ने आदित्य की ओर देखा और मजाक उड़ाया, इसलिए मैं कहती हूं, एबिलिटी जन्मजात होती है। लूजर तो लूजर ही होता है, भले ही वह वालिया परिवार से चिपका रहें, फिर भी सिर्फ लूजर ही है। आदित्य को इसकी बुद्धि पर कोई शक नहीं था। वह अपनी आंखों से विराट को पिटाई देख चुकी थी। आदित्य से वार्निंग लेने के बाद भी उसके साथ उलझ रही थी। आदित्य ने उनकी ओर देखा और ठंडे स्वर में कहा, बेवकूफ। ऐसा कहने के बाद आदित्य अमन के साथ आगे बढ़ गया। अरे, उसने आज फिर से मुझे गाली देने की हिम्मत की है, किंजल ने गुस्से में कहा। नमन ने उसे तिरछी नजर से देखते हुए कहा, बस उसका घमंड अब चकनाचूर होने वाला है। फिर नमन ने विवान को आदित्य के यहाँ आने के बारे में बताया। विवान हंसे बिना नहीं रह सका। वह यहाँ क्या लेने आया? हीलिंग पिल का एजेंसी राइट? फिर ठहाका मारकर हंसा। आदित्य ने उनकी ओर देखा और ठंडे स्वर में कहा, बेवकूफ। ऐसा कहने के बाद आदित्य अमन के साथ आगे बढ़ गया। अरे, उसने आज फिर से मुझे गाली देने की हिम्मत की है, किंजल ने गुस्से में कहा। नमन ने उसे तिरछी नजर से देखते हुए कहा, बस उसका घमंड अब चकनाचूर होने वाला है। फिर नमन ने विवान को आदित्य के यहाँ आने के बारे में बताया। विवान हंसे बिना नहीं रह सका। वह यहाँ क्या लेने आया? हीलिंग पिल का एजेंसी राइट? फिर ठहाका मारकर हंसा। आधे से ज्यादा लोग विवान के आसपास एकत्र हुए थे और उसकी चापलूसी करने के अवसर को एंजॉय कर रहे थे। अब सभी आदित्य और सान्याल फैमिली के बीच कोल्ड वॉर के बारे में जानते थे, इसलिए कोई भी आदित्य के करीब नहीं जाना चाहता था। भले ही सब जानते थे आदित्य सान्याल से बिल्कुल नहीं डरा, फिर भी सान्याल को नाराज करके वह हल्की सी उम्मीद को खत्म नहीं करना चाहते थे। मिस्टर सान्याल, जब आप चिकन सूप पी रहे होंगे तो वेज सूप हमें जरूर पिलाना। मिस्टर सान्याल, थोड़े से प्रोडक्ट हमारी कंपनी को तरफ से प्लीज। ऐसी चापलूसी के बीच विवान ने ऐसा शो किया जैसे उसने कुछ सुना ही न हो और आदित्य को ध्यान से देखता रहा। अपने बेटे विराट सान्याल के बारे में सोचते हुए, जो अभी भी बेड पर था, विवान का दिल चाहा कि वह को टुकड़े टुकड़े कर दे। कुछ लोगों ने विवान की निगाहों को फॉलो किया और तुरंत स्थिति को समझ लिया। ओह माय गॉड,
मुझे उम्मीद नहीं थी कि आदित्य कपूर भी यहाँ होंगे, एक आदमी जानबूझकर चिल्लाया और फिर आदित्य की ओर बढ़ा। इस आदमी का नाम अमित चक्रवर्ती था, जो इस सिटी में हर्ब्स सेल का काम करता था। हालांकि सिटी में वह कुछ खास भी नहीं था। उसके पास वालिया से लंच इनविटेशन पाने की एबिलिटी भी नहीं थी, इसलिए वह सान्याल परिवार के करीब आने का मौका हाथ से जाने नहीं दे सकता था। विवान को खुश करने के लिए अमित चक्रवर्ती ने आदित्य से संपर्क करने की पहल की। मिस्टर कपूर, आप भी यहाँ कैसे हैं? अमित चक्रवर्ती ने बनावटी चिंता के साथ पूछा। आदित्य ने उसकी ओर देखा और पूछा, हु आर यू? अमित हंसा, तुम मुझे नहीं जानते, लेकिन मैं तुम्हें जानता हूँ। तुम सिटी में काफी प्रसिद्ध हो, कौन नहीं जानता कि तुम हमारी सिटी में नंबर 1 लूजर हो। यह कहने के बाद अमित जोर से हंस पड़ा। आदित्य को गुस्सा नहीं आया, बल्कि उसने अमित की तरफ देखा और ठंडी मुस्कान के साथ कहा, क्या आपको लगता है कि सान्याल परिवार को खुश करने से आपको हीलिंग पिल के एजेंसी राइट में शामिल होने की योग्यता मिल जाएगी? अमित ने हंसते हुए कहा, और क्या मुझे आपको खुश करना चाहिए, मिस्टर लूजर कपूर? मुझे खुश करना ज्यादा फायदेमंद साबित हो सकता है, आदित्य ने एक भौं उठाते हुए कहा। यह सुनकर अमित और जोर से हंसा। डींग हाँकने में एक पैसा भी खर्च नहीं होता, तुम्हारे बारे में क्या? तुम्हारे पास क्या है? आदित्य ने अमित की तरफ देखा और ठंडी मुस्कान के साथ कहा, वास्तव में पहले मेरे पास बहुत ज्यादा पैसे की पावर नहीं थी, लेकिन मैं आज के आज कौड़ी का भी भ्रम तोड़ सकता हूँ, खुद के दाम पर। हा, अमित और भी ज्यादा जोर से हंस पड़ा। आदित्य का मजाक बनाते हुए खुद जोकर बना हुआ था। आदित्य ऐसे तुच्छ व्यक्ति से बहस करने की जहमत नहीं उठा सकता था और उसे अनदेखा करते हुए अपना सिर दूसरी ओर घुमा लिया था। अमित विवान के पास वापस भागा, जैसे कोई बूढ़ा कुत्ता अपने मालिक की प्रशंसा का इंतजार कर रहा हो। विवान ने अमित की ओर देखा और हल्के से कहा, बहुत बढ़िया, धन्यवाद मी सान्याल। अब इतनी फजीयत करवाने के बाद अमित बहुत खुश हुआ। ऐसा ही करते हुए 1 घंटा बीत गया। बहुत सारे लोग आदित्य के सामने गए, उनका मजाक उड़ाया और बातचीत करके चले गए। इन लोगों के चेहरों का सामना करते हुए आदित्य चुप रहा। अमन भी उसके साथ खड़ा देखता रहा। उसने बस उन्हें ठंडेपन से देखा और चुपचाप उनके दिखावे को याद किया। जल्द ही विवान आदित्य के चेहरे के पास आया। उसने आदित्य की ओर देखा और कहा, मुझे नहीं पता कि तुम यहाँ क्यों आए हो, खुद का पास्ट लोगों के मुंह से सुनने के लिए। ऐसी गलती की सजा तुम्हारा बेटा भुगत चुका है, और फिर खुद को अपमानित करने वाला मैं नहीं, बल्कि तुम हो, आदित्य ने व्यंग्य किया। यह सुनते ही विवान ने कहा, मैं देखता हूं कि तुम कब तक अपना अहंकार बनाए रख सकते हो, बाद में भी ढलकर मेरे पैरों आना है। इस समय विक्रम बैकस्टेज से बाहर आया। उनकी उपस्थिति ने तुरंत कई लोगों का ध्यान आकर्षित किया। हर कोई विक्रम भाटिया की ओर बढ़ने लगा। आदित्य, हम धीरे धीरे अपना हिसाब किताब निपटा लेंगे। विवान ने यह वाक्य पीछे छोड़ दिया और बिक्र की ओर भी चले गए। विक्रम, वह दवा वाला डॉक्टर कहाँ है? मिस्टर भाटिया, हम कब से आपका इंतजार कर रहे हैं। सभी के उत्सुक भावों को देखकर विक्रम को एक पल के लिए थोड़ा आत्मसंतुष्ट महसूस हुआ। उसने अपना गला साफ किया और कहा, कृपया सभी लोग शांत हो जाए। मुझे पता है कि हर कोई हीलिंग गोली का नुस्खा प्राप्त करना चाहता है, इसलिए कृपया धैर्य रखें। बकवास बंद करो, बस उस दवा वाले डॉक्टर को बाहर लाओ, विवान ने अधीरता से कहा। विक्रम ने विवान को देखा और हंसते हुए, आप बहुत चिंतित हैं। अगर मुश्किल लग रहा है और आप इंतजार नहीं कर सकते तो कोई नहीं रोक रहा, चले जाए। Hot you said dot. विक्रम दांत पीसते हुए बोला। He said, you can leave now. यहाँ कोई नहीं रोक रहा, गेट लॉस्ट। सभी के उत्सुक भावों को देखकर विक्रम को एक पल के लिए थोड़ा आत्मसंतुष्ट महसूस हुआ। उसने अपना गला साफ किया और कहा, कृपया सभी लोग शांत हो जाए। मुझे पता है कि हर कोई हीलिंग गोली का नुस्खा प्राप्त करना चाहता है, इसलिए कृपया धैर्य रखें। बकवास बंद करो, बस उस दवा वाले डॉक्टर को बाहर लाओ, विवान ने अधीरता से कहा। विक्रम ने विवान को देखा और हंसते हुए, आप बहुत चिंतित हैं। अगर मुश्किल लग रहा है और आप इंतजार नहीं कर सकते तो कोई नहीं रोक रहा, चले जाए। Hot you said dot. विवान दांत पीसते हुए बोला। He said, you can leave now. यहाँ कोई नहीं रोक रहा, गेट लॉस्ट। विवान दंग रह गया और उसने अपने कान थपथपाए, मानो उसे यकीन ही नहीं हो रहा हो कि ये शब्द विक्रम के मुंह से निकल रहे हैं। बेवकूफ, तुम किसके बारे में बात कर रहे हो, कुछ आइडिया भी है? विवान के बोलने से पहले नमन ने गाली दी। विक्रम हंसा और नमन की तरफ थूक दिया, तुमसे बात कौन कर रहा है? सभी के चेहरे बदसूरत हो गए और उन्हें लगा कि जरूर कुछ बड़ी गड़बड़ है। सब ने सोचा था, यह तय था कि विवान सान्याल को तरजीह दी जाएगी, लेकिन विक्रम के रवैये को देखकर ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगा। एक ठंडे भाव के साथ
विवान ने एक गहरी सांस ली और कहा, गधे की औलाद, मैं बाद में तुमसे हिसाब चुकता करूंगा। उस डॉक्टर को अभी यहाँ मेरे सामने निकालो। विक्रम ने नाक भौंद सिकोड़ी और विवान को नजरअंदाज कर दिया। वह मुस्कुराते हुए आदित्य के पास गया और बोला, विवान सान्याल एक बार फिर से और सबके सामने आपसे मिलना चाहता है। हालांकि आवाज तेज नहीं थी, लेकिन यह सबके कानों तक पहुंच गई। तुम्हारा क्या मतलब है? नमन चिल्लाए बिना नहीं रह सका। डॉक्टर को यहाँ बुलाओ। तुम उस बेकार आदमी को यहाँ क्यों ला रहे हो? हाँ, क्या तुम हमारे साथ खिलवाड़ कर रहे हो? हमारा समय कीमती है। तुम इसे कैसे बर्बाद कर सकते हो? नमन एक के बाद एक कमेंट फेंक रहा था। विक्रम ने व्यंग्य किया, क्या तुम्हारा दिमाग काम नहीं कर रहा है या तुम्हारे कान काम नहीं कर रहे हैं? आदित्य कपूर एक डॉक्टर है। क्या यह समझना इतना मुश्किल है? विक्रम ने नमन को एक तिरछी मुस्कान देते हुए कहा, हाउ इट इज पॉसिबल? नमन इतनी जोर से चिल्लाया कि उसका चेहरा लाल पड़ गया। वह तो एक कचरे जैसा बेकार आदमी है। वह डॉक्टर कब बन गया? क्या मजाक है? किंजल भी चुप नहीं रह सकी। माहौल अचानक भड़क गया। यह साफ था कि हर कोई इस बात पर विश्वास नहीं कर रहा था कि आदित्य डॉक्टर है। आदित्य धीरे से उठे और मंच पर चढ़े। अमन, आदित्य ने पुकारा। येस मिस्टर कपूर, कहते हुए अमन ने तुरंत सिर हिलाया। उसने एक किट उठाई हुई थी, उसे लेकर आदित्य की तरफ चला गया। फिर उसने स्टेज पर रखे कांच के बड़े बर्तन में किट खाली की। एक के बाद एक हीलिंग पिल बर्तन में गिरी और देखते ही देखते बर्तन भर गया। फिर उसने किट को जमीन पर फेंक दिया। लोगों के सामने कम से कम सैकड़ों हीलिंग गोलियां थीं। हॉल में मौजूद हर कोई हैरान रह गया। हालांकि इस गोली ने सिटी में बहुत हलचल मचाई थी, लेकिन यह बेहद दुर्लभ थी। इसलिए इनकी कीमत क्या थी यह सबको मालूम था। इतनी सारी गोलियां, उनकी कीमत कितनी है? अरे, साधारण गोलियों का रेर लेकर आए और दावा किया कि वे हीलिंग गोलियां हैं। विवान ने आदित्य के खिलाफ भीड़ को भड़काने के लिए दाव खेला। यह सुनकर सभी ने तुरंत रिएक्ट किया। हाँ, हम कैसे जान सकते हैं कि ये हीलिंग पिल्स है? अब तक आप कुछ नहीं कर पाए थे तो आप डॉक्टर कब बन गए? चीटिंग डॉट। लोगों के कमेंट सुनकर किंजल और नमन का चेहरा खिल गया, पर आदित्य की आंखें थोड़ी सिकुड़ गईं। तभी एक बूढ़ा आदमी स्टेज पर चढ़ा। विक्रम ने उसे रोकने की कोशिश की। रुको। आदित्य ने अपना हाथ हिलाया तो विक्रम रुक गया। यह मिस्टर अमजद खान है, इस मामले में बहुत ईमानदार। अमन ने उसे पहचानते हुए आदित्य और विक्रम से कहा। मुझे उम्मीद नहीं थी कि मिस्टर अमजद खान भी आएंगे। यह सही है, मिस्टर खान दूध का दूध और पानी का पानी करेंगे। भीड़ में से कोई चिल्लाया। अमजद खान के नाम से जाने जाने वाले बूढ़े व्यक्ति ने ध्यान से हीलिंग की गोली को देखा और अधिक उत्साहित होते हुए, यहाँ तक कि उसका शरीर भी कांपने लगा। हीलिंग की गोली, यह सच में हीलिंग की पिल है? अमजद खान ने कांपती आवाज में कहा। फिर वह आदित्य की ओर देखने के लिए मुड़ा, कुछ उत्साह से बोला, क्या यह गोली वास्तव में तुमने बनाई है? हाँ, मैं। खान, यह गोली वास्तव में मैंने हो बनाई है। यह सुनकर बिना एक शब्द कहे मी खान जमीन पर घुटनों के बल बैठ गए। मैंने दशकों से देसी दवाओं का अध्ययन किया है और ऐसी चमत्कारी गोली कभी नहीं देखी है। युवा पीढ़ी में से किसी के पास यह हुनर, संभावना नहीं थी कभी मिलेगा। कृपया जल्दी से उठें। मैं इसे बर्दाश्त नहीं कर सकता कि कोई बड़ा और रिस्पेक्टफुल इंसान झुके। आदित्य ने कुछ हद तक घबराते हुए कहा। अमजद खान ने अपना सिर हिलाया और कहा, उम्र सब कुछ निर्धारित नहीं करती। आपकी योग्यता मेरी योग्यता से बेहतर है, इसलिए आप मेरा प्रणाम स्वीकार करने के योग्य है। यह सुनकर आदित्य स्पीचलेस हो गया। यह सब देखकर स्टेज के सामने मौजूद लोग हैरान रह गए। मुझे तो बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि आदित्य कोई डॉक्टर होगा। इतना युवा होते हुए भी इतना हुनरमंद। अब समझ आ रहा है, वालिया परिवार उसे पसंद करता है। मिस्टर कपूर, आप इस पिल का फार्मूला कितने में बेचेंगे? मैं 100 करोड़ देने को तैयार हूँ। मैं एजेंसी के लिए पे करने को तैयार हूँ। स्टेज के सामने बैठे लोग एक के बाद एक चिल्लाने लगे। विवान का चेहरा बेहद बदसूरत हो गया, क्योंकि जो लोग सान्याल परिवार का पक्ष ले सकते थे वे सब आदित्य को भाव देने लगे थे। नमन ने एक बार फिर से आदित्य के साथ पंगा ले लिया था। उसके चेहरे पर पछतावा साफ झलक रहा था। स्टेज के सामने बैठे लोग एक के बाद एक चिल्लाने लगे। विवान का चेहरा बेहद बदसूरत हो गया, क्योंकि जो लोग सान्याल परिवार का पक्ष ले सकते थे वे सब आदित्य को भाव देने लगे थे। नमन ने एक बार फिर से आदित्य के साथ पंगा ले लिया था। उसके चेहरे पर पछतावा साफ झलक रहा था। सबके चेहरों का रंग बदल गया, खास तौर पर अमित चक्रवर्ती। उसकी लीडरशिप में ही सब आदित्य का मजाक उड़ाने लगे थे। आदित्य ने भीड़ को देखा और धीरे से कहा, जिस चीज का कॉन्ट्रैक्ट होगा वह एक दवा है, उसके फॉर्मूला का कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। लेकिन मैं आप में से किसी को सभी एजेंसी अधिकार दे सकता हूं,
और मैं केवल 50% लूंगा। यह सुनकर भीड़ तुरंत उत्साहित हो गई। केवल 50% लेना लगभग उन्हें मुफ्त में देने जैसा था। लेकिन मेरी एक शर्त है, आदित्य ने अचानक कहा। उन्होंने विवान को ठंडे अंदाज में देखा और कहा, कोई भी सान्याल परिवार के साथ सहयोग नहीं कर सकता है और सभी एजेंसी होल्डर्स एक निश्चित कीमत पर बेचेंगे। इस बात के उलट चलने से एजेंसी राइट्स कैंसल किए जाएंगे। विवान को बिल्कुल उम्मीद नहीं थी यहाँ कुछ ऐसा भी होगा। यह साफ साबित कर रहा था विवान कहीं से भी इस गोली को खरीद नहीं सकता था। विवान ने आदित्य को ठंडेपन से देखा और अचानक अपने सामने की टेबल को पटक कर चिल्लाया, आदित्य कपूर, क्या तुम्हें लगता है कि तुम इस चीप हीलिंग पिल के साथ मुझसे लड़ सकते हो? मैं तुम्हें क्लियर कर दूं कि विवान सान्याल इतनी आसानी से तुम्हारे छोटे से प्लान के साथ हारने वाला तो क्या हिलने वाला भी नहीं है। या नहीं, यह तुम्हारे ऊपर नहीं है, और जिसको तुम चीप हीलिंग पिल बोल रहे हो उसके लिए ही तुम खुद यहाँ तक चलकर आए हो। आदित्य ने एक भौं उठाते हुए ठंडेपन से कहा। विवान अपनी लाल आंखें दिखाता हुआ दांत पीस कर बोला, जस्ट वेट एंड वॉच वह आई एम डूइंग। ये शब्द कहते हुए विवान तुरंत वहां से चला गया। बगल में खड़े अमित चक्रवर्ती को खड़े रहने में असहज महसूस हुआ। उसने अपने आप को इनकरेज किया। शर्मिंदगी से मुस्कुराते हुए आदित्य के पास गया। मिस्टर कपूर, मैं पहले मजाक कर रहा था, आपको कोई शिकवा तो नहीं है न? आदित्य ने उसकी ओर देखा, हाथ हिलाया और कहा, विक्रम तुरंत उसे मेरे लिए यहाँ से बाहर निकाल दो। यह सुनते ही अमित हड़बड़ा गया। वह अभी आदित्य से माफी मांगने के बारे में सोच ही रहा था। जी बिल्कुल, कहते हुए विक्रम ने जल्दी से कुछ लोगों को बुलाया और अमित चक्रवर्ती को सीधे दरवाजे से बाहर निकाल दिया। यह देखकर किंजल और नमन ने और ज्यादा देर तक रुकने की हिम्मत नहीं की। दोनों तुरंत बाहर निकल गए। यह डॉक्टर बना कब? मुझे तो यह समझ नहीं आ रही। तेज तेज चलकर नमन के साथ कदम मिलने की कोशिश करती हुई किंजल बोली। वह आदित्य के साथ 1 साल मैरिड रही। इस समय दौरान वह सिर्फ कपड़े धोने और खाना बनाने का काम ही कर सकता था, इसके अलावा कुछ नहीं। यहाँ तक कि उसको बोलते भी बहुत कम सुना था। किंजल ने बस सुनाया ही था। आदित्य के सामने हर बार छोटा पड़ जाने के कारण नमन का चेहरा पीला पड़ गया था और उसके पास खुद को आदित्य से बढ़कर प्रूफ करने के लिए अब कुछ नहीं बचा था। उसका मन खट्टा सा हो गया क्योंकि अब तक किंजल की मेंटेलिटी को देखकर उसे लगने लगा था जैसे उसने किंजल को अपनाकर आदित्य की जिंदगी का कचरा साफ कर दिया हो। कड़वा सा मुंह लिए वह चुपचाप गाड़ी की तरफ बढ़ गया। जिन लोगों ने विवान सान्याल को खुश करने के लिए आदित्य को बुरा भला बोलने की हिम्मत को थी, वह भी इंसल्ट फील करते हुए आदित्य का सामना करने से बचते हुए खाली हाथ निकल लिए। हॉल में अब जो कुछ लोग बचे थे जो इस बात का शुक्र मना रहे थे, उनको विवान के पास पहुंचने का मौका नहीं मिला, वरना वो भी आदित्य को नाराज कर सकते थे। सब ने अपना गुड लक समझा क्योंकि उन सबको पिल का एजेंसी राइट मिल गया और गोली की कीमत और क्वांटिटी भी डिसाइड हो गई। इसके खत्म होने के बाद आदित्य और अमजद खान एक साथ मंच के पीछे आए। सीनियर, आई एम रेडी टू गिव यू फॉर्मूला, कहते हुए आदित्य ने हीलिंग की गोली का फार्मूला सौंप दिया। मैंने अपने जीवन में कभी नहीं सोचा था कि मैं ऐसा रहस्यमयी फॉर्मूला देख पाऊंगा। अमजद खान ने फॉर्मूला वाले पेपर को पकड़ लिया। उसके चेहरे पर उत्साह के आंसू बह रहे थे। उसने आदित्य की ओर देखा और कहा, यंग मैन, यदि तुम तैयार हो तो मैं तुम्हारे लिए हीलिंग की गोली को और बेहतर कर सकता हूं। आदित्य दंग रह गया और फिर बहुत खुश हुआ। आर यू सीरियस? बिल्कुल, अगर तुम मुझ पर भरोसा करते हो, अमजद खान ने गंभीरता से कहा। यह तो बहुत बढ़िया है। आदित्य का स्वर उत्साह से भर गया। दोनों ने एक दूसरे से अच्छी तरह से घुल मिलकर बातचीत की। चांद अपने जोबन पर चमक रहा था। अपनी बालकनी में खड़ा आदित्य, चांद की ठंडक भरी रोशनी में खड़ा आदित्य गहरी सोच में डूबा हुआ था। हवा के झोंके उसके माथे पर आए बालों से खेल रहे थे। वह अपनी पावर में सुधार करने के लिए इंतजार नहीं कर सकता था, क्योंकि वह अपने दिल में मानता था कि भले ही रूबी उसे प्यार करती है, पर अभी भी उसके लिए परफेक्ट मैच बनने के लिए आदित्य को बहुत मेहनत करने की जरूरत है। एक साधारण आदमी कभी भी रूबी जैसी परफेक्ट लड़की की कल्पना भी नहीं कर सकता, पर रूबी ने अपने प्यार से हटकर भी आदित्य पर भरोसा किया है। अभी भी उसके और वालिया के बीच बिजनेस टाइकून्स की बहुत लंबी लाइन है। एक गहरी सांस लेकर आदित्य रेलिंग पर हाथ टिकाते हुए बोला, स्वीट हार्ट, में निराश नहीं करूंगा, न प्यार में न कारोबार में। आत्मविश्वास से उसकी आंखें चमक रही थीं। उसने अपना मोबाइल निकाला और रूबी का नंबर डायल कर दिया। एक रिंग जाने के बाद ही आदित्य के कानों में प्यारी सी आवाज गूंजी, कैसे है आप? आदित्य मुस्कुराया और बोला, आप कैसी हो? अच्छी हूं। बस फिर मैं भी अच्छा हूं, आदित्य कोल्ड वॉइस में बोला। मेरी याद नहीं आ रही क्या? रूबी उठकर बैठते हुए बोली। क्या बिना याद के इतनी रात को फोन करूंगा? आदित्य चांद की तरफ देखते हुए बोला। तो हम शादी कब कर रहे हैं? रूबी ने सीधा ही सवाल दाग दिया, जिसकी आदित्य को अभी उम्मीद नहीं थी। शादी के बाद रोज झेल पाओगी? आदित्य ने कल रात वाले मोमेंट्स याद किए।
आपका लिए मैं कुछ भी झेल लूंगी। आदित्य दंग रह गया। वह रूबी के साथ प्यार में एक कदम आगे बढ़ा था। अभी यह सब उसके साथ रूबी के लिए सेफ बिल्कुल नहीं था। कहीं उसकी वजह से रूबी की एक्सपेक्टेशंस हर्ट तो नहीं। रूबी, आज ऑफिशियली मैंने बिजनेस में कदम रख लिया है। बहुत जल्द मैं अपने आप को और बेहतर कर लूंगा ताकि आपके साथ शादी के लिए परफेक्ट हो सकूं। रूबी मुस्कुराई और बोली, आई ट्रस्ट यू। लव यू स्वीट हार्ट। गुड नाइट। वेरी गुड नाइट। लव यू टू। बाय। कॉल कट करने के बाद आदित्य को दिल पर भारीपन महसूस हुआ। वह अपनी एनर्जी फोकसिंग प्रैक्टिस करने रूम में चला गया। सान्याल परिवार। विवान सान्याल का चेहरा गुस्से से पीला पड़ गया था। उस नीच ने मेरे साथ, मेरी रेपुटेशन के साथ खेलने की हिम्मत की। विवान ने एक हाथ से मेज पर रखे फ्लावर बेस को दूर फेंक दिया। व्हाट हैपेंड पापा? विराट सान्याल जो अभी अभी अस्पताल से डिस्चार्ज होकर आया था विवान से पूछे बिना नहीं रह पाया। शट अप, यह सब तुम्हारी खरीदी हुई परेशानी है। विराट पर बिना तरस किए चिल्लाया। विराट ने कोई ज्यादा परवाह नहीं की और बोला, इसका मुझसे क्या लेना देना है। नमन ने तुरंत मूर्खतापूर्ण सजेशन दिया, मिस्टर सान्याल आप इस आदित्य से जल्दी छुटकारा पाओ, वो भी हमेशा के लिए। इस बात में नमन का खुद का स्वार्थ ज्यादा था, आदित्य से पीछा छुड़ाने का। अपने बेवकूफाना विचारों को खाली दिमाग में बंद रखकर बिल्कुल चुप रहो। विवान ने एक जोरदार थप्पड़ नमन के मुंह पर जड़ दिया। नमन ने तुरंत मूर्खतापूर्ण सजेशन दिया, मिस्टर सान्याल आप इस आदित्य से जल्दी छुटकारा पाओ, वो भी हमेशा के लिए। इसमें नमन का खुद का स्वार्थ ज्यादा था। अपने बेवकूफाना विचारों को खाली दिमाग में बंद रखकर बिल्कुल चुप रहो। विवान ने एक जोरदार थप्पड़ नमन के मुंह पर जड़ दिया। अगर आदित्य को मार दूं तो जानते नहीं क्या वो रूबी के दिल के कितना करीब जा चुका है। उससे हमें कौन बचा पाएगा? विवान ने सारा गुस्सा नमन पर निकाल दिया। नमन ने तुरंत आसपास देखा कि स्टाफ मेंबर तो मौजूद तो नहीं। उसने सांस हल्की की क्योंकि यहाँ उसके साथ दोनों बाप बेटा थे तो यह थापोर का कोई और गवाह नहीं था, वरना उसकी इज्जत मिट्टी में मिल जाती। उसे विवान पर गुस्सा तो आया पर बोलने की हिम्मत नहीं कर पाया। हमारे पास सैकड़ों हेल्थ प्रोडक्ट्स है जो मार्केट में धड़ाधड़ बिक रहे हैं, देखता हूं यह हीलिंग पिल क्या असर दिखाती है। विवान गुस्से में दीवार पर टिकटिकी लगाकर देखते हुए बोला। अगले दिन आदित्य जल्दी उठ गया और जड़ी बूटियों का एक बैच खरीदने के लिए सुबह के बाजार जाने के लिए तैयार हो गया। विराट सान्याल कभी भी प्रॉब्लम खड़ी कर सकता है, इसलिए भले ही हीलिंग पिल ने कैरियर को एक शानदार शुरुआत दी है, पर सान्याल की बैकग्राउंड को भी नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। सिर्फ एक विराट सान्याल आदित्य को सिरदर्द देने के लिए पर्याप्त था। भले ही विवान से आदित्य को ज्यादा खतरा नहीं था। रूबी के लवर्स में कभी कोई कमी नहीं होगी और जो लोग उसका पीछा करेंगे वे निश्चित रूप से साधारण लोग नहीं होंगे। इसलिए हीलिंग पिल के बिना भी बहुत सारे हेल्थ प्रोडक्ट्स पर फोकस करने की जरूरत है, जिनके लिए हर्ब्स की जरूरत सबसे पहले होगी। आदित्य ने एक सेकंड भी बर्बाद करने की हिम्मत नहीं की। उसने अमन को फ्लैट में हर्ब्स की संभाल की इंस्ट्रक्शन दी और बिक्रम को फोन किया और दोनों साथ में सुबह के बाजार के लिए निकल पड़े। आदित्य ने छोटे दुकानदारों के पास जाना सही समझा, उनके पास से नेचुरल हर्ब्स मिलना पॉसिबल था। जीजा जी, मैं पहले भी यहाँ आ चुका हूँ और यहाँ कुछ भी जेन्युइन नहीं है। कार से उतरने के बाद बिक्रम बुदबुदाया। आदित्य ने मुस्कुराते हुए कहा, शायद इसलिए क्योंकि तुम असली सामान को नहीं पहचान सकते। बिक्रम ने अपनी नाक रगड़ी और न चाहते हुए भी इस बात की स्वीकार किया, मैं शायद नहीं पहचान सकता, लेकिन मैं इस एरिया में पला बड़ा हुआ हूँ और यहाँ बहुत सारे धोखेबाज हैं। आदित्य ने कुछ और नहीं कहा, लेकिन सड़क के चारों ओर देखने लगा। जैसा कि बिक्रम ने कहा ही, यहाँ के ज्यादातर जड़ी बूटी बेचने वाले धोखेबाज थे। आदित्य ने भी सड़क के इस पार ज्यादातर हिस्से से गुजरते हुए फायदेमंद जड़ी बूटी का एक भी टुकड़ा नहीं देखा था। आदित्य की नजर अचानक एक छोटी सी स्टॉल पर गई। एक बूढ़े आदमी के सामने टेबल पर कुछ हर्ब्स रखी हुई थी जो एकदम सही तरीके से उगाई होने की गवाही दे रही थी। जिसने आदित्य का ध्यान खींचा वो थी स्टॉल से निकल रही थी औषधीय सुगंध। आदित्य की आंखें चमक उठीं। वह जल्दी से आगे बढ़ा, लापरवाही से एक जड़ी बूटी उठाई और विनम्रता से पूछा, सर, इसकी कीमत कितनी है? स्टॉल मालिक ने नजर घुमाई और कहा, 30,000। बाहर में जाओ। क्या तुम लूट रहे हो? मैं तुम्हारी दुकान तोड़ दूंगा। बिक्रम ने स्टॉल मालिक की नाक की ओर अपनी उंगली से इशारा किया और चिल्लाया। स्टॉल मालिक ने बिक्रम को घूरते हुए कहा, खरीद सको तो खरीद लो, नहीं तो चले जाओ, कमीना, हमेशा हंगामा करता रहता है। तू बोल कैसे रहा है? बिक्रम ने अपनी आस्तीन ऊपर की और उसके मुंह पर मुक्का मारने ही वाला था। आदित्य ने मुस्कुराते हुए अपना सिर हिलाते हुए उसे तुरंत रोका। 30,000, यही है, मैं इसे ले लूंगा, आदित्य ने मुस्कुराते हुए कहा। यह सुनकर स्टॉल मालिक ने तुरंत अपना रवैया बदला, जल्दी से उठकर बैठ गया और बोला, ओह मिस्टर, आपकी नज़र अच्छी है, वरना सस्ते के लिए लोग नकली चीज खरीदते हैं। मैं इसे आपके लिए पैक करता हूँ। आदित्य तो इसलिए खुश था कि उसे बहुत अच्छी जड़ी बूटी मिली थी।
उसने मुस्कुराते हुए अपना सिर हिलाया, फिर बिक्रम की ओर देखा। बिक्रम ने जल्दी से अपने बैग से 30,000 निकाले और स्टॉल मालिक की ओर फेंकते हुए कहा, अगर इनका स्वभाव अच्छा न होता तो मैं तुम्हें पकड़ लेता। जब आदित्य पैक को हुई जड़ी बूटी उठने वाला था तो एक हाथ ने पहले आगे बढ़ाकर उसे पकड़ लिया। यह मुझे चाहिए, बोलने वाली एक खूबसूरत लड़की थी। उसने हल्का मेकअप किया हुआ था। आदित्य ने भौहें सिकोड़ी और विनम्रता से कहा, मिस, मैं इसे खरीद चुका हूं। आई डोंट केयर, यह मेरे हाथ में है, यह मेरी है, लड़की ने बेरुखी से कहा। उसके बिहेवियर से कुछ नाखुश होकर आदित्य ने कहा, मिस, हर किसी को थोड़ा तो समझदार होना चाहिए। शट अप, मुझे मत सिखाओ, मैंने तुमसे कहा था, अगर मेरी नज़र उस पर है तो वह मेरी है, लड़की ने जज से जवाब दिया। आदित्य का चेहरा धीरे धीरे ठंडा हो गया। उसने एक कदम आगे बढ़ाया और कहा, बेहतर होगा कि तुम मुझे चुपचाप यह जड़ी बूटी दे दो या मुझे बाद में दोष मत देना। क्या तुम मुझे डराने की कोशिश कर रहे हो? मुझे क्या तुम जानते हो कि मैं कौन हूं? लड़की ने व्यंग्य किया। पास खड़े गार्ड को लड़की ने अहंकार से कहा, उसे जल्दी से बताओ कि मैं कौन हूं और उसे दूर भगाओ। आई डोंट केयर कि तुम कौन हो, हमें समझदार होना चाहिए, यह बात तुम पर भी लागू होती है। आदित्य की आवाज बर्फ की तरह ठंडी थी। मिस दत्ता, आप यहाँ क्या कर रही हो? बिक्रम का एक आदमी आनंद अचानक चिल्लाया। आदित्य ने भौहें सिकोड़ी, उसने आनंद की ओर देखा और कहा, क्या तुम उसे जानते हो? आनंद के बोलने से पहले ही लड़की ने कहा, हाँ, उसे जल्दी से बताओ कि मैं कौन हूं, फिर उसे दूर ले जाओ। आनंद ने थोड़ा अजीब तरीके से कहा, मिस्टर कपूर, यह इसी सिटी के नीरेंद्र दत्ता की बेटी नीलम दत्ता है। नीरेंद्र दत्ता? आदित्य ने सवालिया नजरों से देखा। हाँ, आनंद ने सिर हिलाया। नीलम ने एक कदम आगे बढ़ाया और कहा, अब तुम्हें पता चल गया है कि मैं कौन हूं, है ना? अब मेरी नजरों से दूर हो जाओ, नहीं तो मैं तुम्हें कहीं का नहीं छोड़ूंगी। आई डोंट केयर तुम किसकी बेटी हो, वो पैक की हुई जड़ी बूटी मेरी है, मुझे वापस कर दो। आदित्य काफी नाराज होते हुए बोला। नीलम के चेहरे पर तुरंत गुस्से का भाव उभर आया। उसने कहा, मेरे पिता सिटी के सबसे ताकतवर आदमी। नीलम ने अभी इतना ही बोला था, आदित्य ने हाथ कुछ बढ़ाया तो जड़ी बूटी तुरंत छीन ली और बोला, अच्छी बनो ताकि सब तुम्हें रिस्पेक्ट से देखें। क्रतु पॉकेट नोवेल चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, धन्यवाद। नीलम के चेहरे पर तुरंत गुस्से का भाव उभर आया। उसने कहा, मेरे पिता सिटी के सबसे ताकतवर आदमी। नीलम ने अभी इतना ही बोला था, आदित्य ने हाथ कुछ बढ़ाया तो जड़ी बूटी तुरंत छीन ली और बोला, अच्छी बनो ताकि सब तुम्हें रिस्पेक्ट से देखें। तुम्हारी इतनी हिम्मत? नीलम गुस्से से कांप उठी। वो अभी के अभी मुझे दे दो। नहीं, आदित्य ने जीरो एक्सप्रेशंस के साथ कहा। तुम मौत को दावत दे रहे हो। नीलम की मुट्ठी आदित्य पर घूम गई। आनंद ने जल्दी से आगे होकर नीलम की कलाई पकड़ ली और अजीब तरह से देखते हुए बोला, मिस दत्ता, आपको चले जाना चाहिए। मिस्टर कपूर ने इसे पहले खरीदा था, बिना मतलब का ड्रामा मार्केट में सही नहीं। उसकी बात सुनकर नीलम और भी क्रोधित हो गई। उसने अपना हाथ उठाया और आनंद के चेहरे पर थप्पड़ मारा और गुस्से से कहा, तुम एहसान फरामोश हो, मेरे पापा के एहसानों को भूल गया, चल मेरे लिए उससे लड़। बिना कुछ बोले आनंद ने अभी भी उसकी कलाई को कसकर पकड़े हुए था। नीलम खुद को छुड़ा नहीं पाई, इसलिए उसने गुस्से से अपने गार्ड की ओर देखा। इसे भी सजा दो, नीलम चिल्लाई। गार्ड ने एक कदम आगे बढ़ाया और आनंद की कलाई पर अपने हाथ से वार किया। पा की आवाज के साथ आनंद की कलाई में तेज दर्द हुआ और उसका हाथ अनजाने में छूट गया। आनंद, बिक्रम भाटिया के साथ रहने लगे हो तो अपना पिछला नाम भी भूल गए हो क्या? गार्ड ने आनंद को तिरछी नजर से देखा। आनंद का चेहरा थोड़ा भद्दा लग रहा था और उसने एक कड़वी मुस्कान के साथ कहा, भाई, यह सच है कि मिस यहाँ गलत थी। मुझे परवाह नहीं है कि कौन सही है और कौन गलत, मास्टर ने मुझे उसकी रक्षा करने का आदेश दिया है। गार्ड ने ठंडी आवाज में कहा, मुझे इंतजार करना पसंद नहीं, उसने मुझे परेशान किया है। अब तुम्हारा काम उससे बातें करने का कैसे हो गया? नीलम शेर की तरह चिल्लाती रही। ड्रामा देखकर आदित्य का चेहरा ठंडा हो गया। उसने नीलम को ठंडे अंदाज में देखा और कहा, तुम इतनी छोटी हो, फिर भी इतनी घमंडी हो। तुम्हारे लिए यह सब सही है क्या? तुमसे मतलब? नीलम की आंखें चौड़ी हो गईं। तुम एक्शन कब लोगे? नीलम ने गुस्से में अपना पैर पटकते हुए अपने गार्ड से कहा। गार्ड ने हाँ में सिर हिलाया और आदित्य के सामने खड़ा होकर उसको ऊपर से नीचे तक देखते हुए बोला, यंग मैन, मिस की पसंद की जड़ी बूटी उन्हें वापस कर दो, यही बैठकर उनसे माफी मांग लो तो तुम्हारे इस हैंडसम चेहरे पर दाग पड़ने से बच सकते हैं। गार्ड ने आदित्य के चेहरे की और उंगली से इशारा किया। कोई मजाक नहीं चल रहा, बिना गलती के मैं किसी से भी माफी नहीं मांगता। गार्ड का चेहरा बदल गया और वह तुरंत चिल्लाया, ऐसा लगता है कि तुम मौत की तलाश में हो। कहते हुए गार्ड ने पंच से आदित्य के चेहरे पर वार किया, लेकिन फुर्ती दिखाते हुए आदित्य ने एक जोरदार थप्पड़ गार्ड के चेहरे पर मारा।
गार्ड ने तुरंत अपने सेंसेज खो दिए और बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ा। उसके मुंह से ताज़ा खून बह निकला। यह देखकर भी नीलम को कोई पछतावा नहीं हुआ, बल्कि उसने अपनी मुट्ठी बंद की और आदित्य पर वार किया। आदित्य ने अपनी और बरी उसकी मुट्ठी को अपने हाथ में लिया और बोला, बस बहुत हो गया, लड़की हो तो क्या कुछ भी करोगी डॉट। अंत हो गया डॉट, तुम्हारा तो बस अंत हो गया समझो, तुम अब मर ही जाओगे। तुमने मेरे साथ खिलवाड़ करने की हिम्मत की, मेरे पापा तुम्हें जरूर मार डालेंगे, नीलम ने अपनी मुट्ठी छुड़ाते हुए कहा। आदित्य और भी अधीर हो गया। उसे लगा कि इस बिगड़ैल लड़की को एक थप्पड़ से मार गिराना चाहिए। गुस्से में होने के बावजूद भी वह महिला को मारने की हिम्मत नहीं कर सका। आनंद ने तुरंत नीलम को एक तरफ खींच लिया तो आदित्य ने तुरंत नीलम के पंच को छोड़ दिया। मिस दत्ता प्लीज साइलेंट हो जाइए, मिस्टर कपूर अच्छे इंसान है, आपको भी वाजिब व्यवहार करना चाहिए। नीलम जो आदित्य से अपना पंच छुड़ा छुड़ा कर थक गई थी, आनंद की बातों को बिल्कुल सुन नहीं रही थी। अब आदित्य की ओर इशारा करते हुए कुछ दूर खड़ी थी और कह रही थी, तुम रुको, मेरे पापा तुम्हें जरूर मारेंगे, जिंदा नहीं छोड़ेंगे। आदित्य ने उसके साथ और समय और शब्दों को बर्बाद करने की जहमत नहीं उठाई और बस उसे अनदेखा कर दिया। कार में बैठने के बाद आनंद खुद को दोषी महसूस करते हुए बोला, मिस्टर कपूर, मुझे सच में दुख है, वह आपको बुरा भला बोली। आदित्य ने हाथ हिलाया, इसका तुमसे क्या लेना देना है। यह सुनकर आनंद ने जल्दी से समझाया, मैं पहले उनके साथ काम करता था, मेरे पहले वाले मालिक नीरेंद्र दत्ता वास्तव में एक अच्छे इंसान है, लेकिन उन्होंने अपनी पत्नी को मरवा दिया था, जिसके कारण वह हमेशा नीलम के प्रति दोषी महसूस करता रहा है और उस पर बहुत ज्यादा प्यार उड़ेलता रहा है। आदित्य ने कुछ भी रिएक्ट नहीं किया। हालांकि उसे भी नीलम की मां को मरवा देना, नीरेंद्र दत्ता की क्रिमिनल साइट पर गुस्सा आया, पर फिर भी आनंद उसे अच्छा इंसान बोल रहा है। मतलब साफ है, नीलम का बिगड़ैल होना, उसकी मां का मर्डर होना, उसके बाप का अच्छा होना, इन सब बातों में कोई तालमेल नहीं। पर अगर वह क्रिमिनल बाप की बिगड़ैल परी है तो जरूर उससे उलझने कोई न कोई जरूर जल्दी ही आएगा। तैयार रहना होगा, आदित्य ने खुद से सोचा और सामने फोकस किया। जैसे ही आदित्य अपने फ्लैट के सामने उतरा तो आनंद भी उतरते हुए बोला, मिस्टर कपूर, आप हो सके तो इस बात को जाने दे, वह ऐसी ही है, मैं नीरेंद्र दत्ता को पूरी बात उससे पहले समझा दूंगा। आदित्य ने सिर हिलाया। उसे वास्तव में परवाह नहीं थी। अगर नीरेंद्र उसके दरवाजे पर आने की हिम्मत करता तो आदित्य उसे सबक सिखाने से गुरेज नहीं करेगा। उसने जाकर जड़ी बूटी अमन को संभालने को दी। एक बहुत ही स्टूपिड लड़की से निपटने के बाद अब उसका मन कुछ प्यारी बातें सुनने का कर रहा था। पहले तो उसने रूबी को कॉल करने की सोची, पर फिर कुछ सोचते हुए उसने गाड़ी की चाबी उठाई और बाहर चला गया। उसे वास्तव में परवाह नहीं थी। अगर नीरेंद्र उसके दरवाजे पर आने की हिम्मत करता तो आदित्य उसे सबक सिखाने से गुरेज नहीं करेगा। उसने जाकर जड़ी बूटी अमन को संभालने को दी। एक बहुत ही स्टूपिड लड़की से निपटने के बाद अब उसका मन कुछ प्यारी बातें सुनने का कर रहा था। पहले तो उसने रूबी को कॉल करने की सोची, पर फिर कुछ सोचते हुए उसने गाड़ी की चाबी उठाई और बाहर चला गया। बिना हेसिटेट किए वह सीधा रूबी के विला में चला गया। उसको किसी ने भी रोकने को हिम्मत नहीं की। अनाया भारद्वाज भले ही आदित्य को देखकर चिढ़ गई, पर अब वह आदित्य पर रूल्स एंड रेगुलेशंस के हिसाब से चिल्लाकर रूबी को नाराज नहीं कर सकती थी। उसने जल्दी से आदित्य को स्टडी रूम में आराम से एंटर होने दिया। यहाँ एक बड़ी सी स्क्रीन के सामने रूबी बैठी हुई थी और स्क्रीन पर नजरें जमाई हुई थी। जैसे ही आदित्य एंटर हुए रूबी ने उसकी ओर देखा और बहुत ही प्यारी मुस्कान देते वह झट से उठकर खड़ी हो गई। आप यहाँ डॉट आई न बैठिए, कहते हुए रूबी ने अपनी चेयर उसको ऑफर की। आदित्य की नजरें रूबी पर से हट नहीं रही थी। वह फॉर्मल ड्रेस में थी। एक बॉस की लुक में भी आदित्य को बहुत कूल लग रही थी। आदित्य ने अलग एक चेयर उसके पास रखते हुए कहा, आप बैठिए, मैं यहाँ बैठता हूँ। रूबी ने बेल प्रेस की तो सेक्रेटरी अंदर आई। 2 कप कॉफी, रूबी ने ऑर्डर दिया। सेक्रेटरी बाहर चली गई। आदित्य और रूबी पास पास ही बैठ गए। ऑल ऑफ यू नो आदित्य कपूर इज माई रिप्रेजेंटेटिव, ऑन दिस बिहाफ ही इज ज्वाइनिंग अस। स्क्रीन की ओर देखते हुए रूबी ने आदित्य को फॉर्मली इंट्रोड्यूस करवाया। अब आदित्य का ध्यान भी स्क्रीन पर गया। यहाँ एक बड़ी स्क्रीन पर छोटे छोटे बॉक्सेस में अनेकों फॉर्मल ड्रेस पहने सीरियस चेहरों को नजर आदित्य पर जमी हुई थी, जो सब रूबी के चेहरे पर अचानक छाई लाली को देखकर अवाक रह गए थे। भले ही वह सब न्यूज के जरिए से आदित्य कपूर के नाम और चेहरे को जान पाए थे, आज पहली बार लाइव आदित्य के साथ रूबी को इतना करीब देखकर उनकी आंखें बाहर आने को हो रही लग रही थी। गुड मॉर्निंग सर। हाय। गुड मॉर्निंग मिस्टर कपूर। हेलो, हाउ आर यू। अचानक सभी ने उसे ग्रीट करना शुरू किया। गुड मॉर्निंग एवरीवन, आई एम फाइन, थैंक यू फॉर योर कंसर्न। आदित्य ने कॉन्फिडेंटली सबसे कलेक्टिवली बात की। वैसे आदित्य थोड़ी देर रूबी के साथ टाइम स्पेंड करने आया था। उसे नहीं पता था रूबी मीटिंग में बिजी होगी।
पर कॉफी पीते हुए उसने बहुत सारे पॉइंट्स पर गौर की जो आगे उसके लिए भी यूजफुल होने वाले थे। लाइफ में पहली बार अचानक उसने मीटिंग अटेंड की, पर वह इस बार बिल्कुल भी हेसिटेट नहीं हुआ। आधे घंटे बाद रूबी ने अपने सामने पड़ी फाइल बंद की और स्क्रीन ऑफ हो गई। एक गहरी सांस लेकर वह आदित्य की ओर मुड़ी और बोली, आई एम सॉरी, आप बोर हो गए क्या? आपको ऐसा क्यों लगा? आदित्य थोड़ा मुस्कुराते हुए बोला। रूबी ने कुछ नहीं कहा और खड़ी होती हुई बोली, चलिए रूम में चलते हैं। आदित्य रूबी के साथ रूबी के रूम में आ गया। रूम में आते ही रूबी ने दरवाजा अंदर से बंद किया। वैसे तो आदित्य उसके साथ समय बिताने आया था, इसलिए उसने इतना प्राइवेट होने के बारे में नहीं सोचा था, पर रूबी के उतावलेपन पर उसको हंसी आ गई। दरवाजा लॉक करके रूबी ने अपना ब्लेजर सोफे पर फेंका और आकार आदित्य से लिपट गई। आदित्य ने भी उसे बाहों के घेरे में लिया। आई वास मिसिंग यू सो मच, रूबी उसको टाइटली हग करते हुए बोली। इसीलिए तो मैं यहाँ आया हूँ आपके पास। यह सुनकर रूबी ने अपना सिर उसके कंधे से हटाया और उसके चेहरे के सामने अपना चेहरा करते हुए बोली, आई एम योर गर्लफ्रेंड नॉट बॉस। अच्छा जी, तो क्या हुआ? आदित्य ने उसके माथे के साथ अपना माथा टच करते हुए कहा। तो आप ऐसा बोलिए, इसीलिए तो मैं यहाँ आया हूँ तुम्हारे पास। आदित्य थोड़ा घूरते हुए नजर से उसे देखने लगा। आप न एक गर्लफ्रेंड का, एक बिलोवड का राइट मुझसे छीन रहे हैं। मुझे एहसास तो होने दो, मैं अपने लवर की बाहों में हूँ। रूबी अपनी बात को क्लियर करते हर बोली। आदित्य हंसा और बोला, ओके मेरी जान, मैं तुमसे मिलने, तुमसे प्यार करने और ढेर सारी बातें करने तुम्हारे पास आया हूँ। मिल तो हम रहे हैं, अब प्यार कीजिए मुझसे। रूबी आदित्य के गले में बाहों का घेरा टाइट करते हुए बोली। आदित्य ने सेडक्टिव वॉइस में पूछा, रियली डॉट, आर यू रेडी? रूबी ने हामी भरी। आदित्य ने झुककर उसके लिप्स पर अपने लिप्स रख दिए और धीरे धीरे उसे डीपली किस करने लगा। एक दूसरे के एहसास से उन दोनों की काम वासना जागने लगी। आदित्य उसको लेकर बेड पर आ गया। अपने पर्स से निकालकर रूबी ने प्रिकॉशन का पैकेट आदित्य के लिए पिलो के पास रखा। धीरे धीरे एक एक करके दोनों के कपड़े सोफे पर गिरते गए। रूबी के लिप्स आदित्य के लिप्स में थे और उसके अंगूठे रूबी के स्तनों के साथ खेल रहे थे। दोनों के अंदर प्यार की गर्मी बढ़ती गई। वह दोनों एक दूसरे में उलझते गए। आदित्य ने थोड़ा उठकर पिलो के पास से पैकेट उठाया, अप्लाई किया, फिर खाली पैकेट को नीचे फेंका और खुद रूबी को कदम से पकड़ते हुए उसमें समा गया। आदित्य संभोग करते हुए झुककर रूबी की कॉलर बोन पर किस कर रहा था। भले ही वह पहले भी यह कर चुके थे, फिर भी रूबी को तेज दर्द हुआ, जिसको इग्नोर करते हुए रूबी के हाथ उसकी पीठ को सहला रहे थे, जिससे आदित्य और उत्साहित हो रहा था। वह आज थोड़ा तेजी से और कुछ सख्ती से संभोग कर रहा था, जिससे रूबी को दर्द हो रहा था, पर उसने आदित्य के प्यार को महसूस किया, दर्द को नहीं, और एक बार भी आदित्य को रोकने की कोशिश नहीं की। कमरे में उसकी सिसकारियां गूंज रही थी। वह आदित्य के साथ तालमेल रखने के लिए लगातार एनर्जी अट्रैक्टिंग प्रैक्टिस करती रही थी, जिसका अभी उसको बहुत फायदा महसूस हो रहा था। आधे घंटे तक दोनों प्यार के झूले पर झूलते रहे और आनंद की चरम सीमा पर पहुंचकर एक दूसरे को टाइट हग करते हुए गर्मी से पिघल गए। अब कमरे में दोनों की सांसें की ही आवाज सुनाई दे रही थी। आदित्य का सिर रूबी के सीने पर था। वह अपनी सांसों पर काबू पाने की कोशिश कर रहा था। जब दोनों की सांसें और बॉडी थोड़ा नॉर्मल हुई तो आदित्य ने चेहरा उठाकर रूबी का चेहरा देखा। आर यू ओके डॉट? वह धीरे से बोला। विद यू आई एम ऑलवेज फाइन। रूबी दर्द को बिल्कुल नजरअंदाज करते हुए कहा। स्वीट हार्ट, अब हम एक वीक तक नहीं करेंगे, ओके? क्यों? ऐसा क्यों? क्या मैं आपको खुश नहीं कर पा रही हूं? रूबी घबराते हुए बोली। आदित्य ने उसके होठों पर उंगली रखते हुए कहा, मेरी जान, अगर तुम साथ साथ ही एनर्जी खत्म करती जाओगी तो हम रोज कैसे कर पाएंगे? रूबी को भी लग रहा था आज वह आदित्य सही कह रहा है। आखिर कब तक दोनों प्रिकॉशन के साथ संभोग करेंगे? जैसा आप कहेंगे मैं वैसा ही मानूंगी, पर मैं ऐसे ही खुश हूं। रूबी ने अपनी बात भी साथ ही रखी। आदित्य ने उसके होठों पर किस की और बोला, गुड गर्ल, बहुत जल्द ही तुम मेरी ताकत को फेस करने लग जाओगी। इसके बाद आदित्य ने उसकी पूरी बॉडी को दबाते हुए रिलैक्स किया और दोनों ने अपने कपड़े पहन लिए। आदित्य सोफे पर टेक लगाकर रूबी को एक बाह के घेरे में लिए बैठा था। रूबी ने उसके कंधे पर सिर रखा हुआ था। आदित्य का एक हाथ रूबी के बालों से खेल रहा था। दोनों चुपचाप बैठे एक दूसरे के साथ को एंजॉय कर रहे थे। तभी आदित्य की इंटरनल पावर को जैसे धक्का सा लगा। वह सोफे पर सीधा होकर बैठ गया। क्या हुआ? रूबी ने चेहरा उठाकर पूछा। आदित्य को समझ आ गया कि उसको कुछ संकेत मिल रहा है, पर किसका और क्यों? दोनों चुपचाप बैठे एक दूसरे के साथ को एंजॉय कर रहे थे। तभी आदित्य की इंटरनल पावर को जैसे धक्का सा लगा। वह सोफे पर सीधा होकर बैठ गया। क्या हुआ? रूबी ने चेहरा उठाकर ठंडे स्वर में पूछा। आदित्य को समझ आ गया कि उसको कुछ संकेत मिल रहा है,
पर किसका? और क्यों? आप कुछ बोल क्यों नहीं रहे? रूबी ने अफित्या का चेहरा पकड़कर अपनी ओर घुमाया। आदित्य के शॉकिंग एक्सप्रेशंस को रूबी ने नोटिस कर लिया। वो रूबी, बात ऐसी है, मुझे कुछ और भी हेल्थ प्रोडक्ट्स रेडी करने हैं। उससे पहले मैं तुमसे मिलना और तुम्हारे साथ टाइम स्पेंड करना चाहता था। तो अब आप जा रहे हैं? रूबी ने भोला सा चेहरा बनाते हुए पूछा। आदित्य ने एक मुस्कान के साथ हाँ में सिर हिलाया। रूबी ने एक गहरी सांस ली। वह खुद भी थोड़ी देर और बैठना चाहती थी आदित्य के पास, पर वह खुद यह भी नहीं चाहती थी उसका प्यार आदित्य के राइजिंग करियर में बाधा बने। वह खुद आदित्य को गाड़ी तक छोड़ने आई। अब आप फ्लैट में रह रहे हैं या विला में? रूबी ने अचानक पूछा। फ्लैट में मैंने हर्ब्स रखवाई हुई है, काम वहां पर करता हूँ, विला में भी चला जाता हूँ कंफर्ट के हिसाब से। उसके जवाब से रूबी को कुछ भी क्लियर नहीं हुआ, वह उससे मिलने फ्लैट पर आए या विला में। पर सवालों को वहीं पर रोककर उसने आदित्य को जाने दिया। वह तब तक आदित्य को जाते हुए देखती रही जब तक आदित्य की गाड़ी उसकी नजरों से ओझल नहीं हो गई। जैसे ही आदित्य फ्लैट पर पहुंचा, उसे फिर से अपनी पावर्स में कुछ उछाल महसूस हुआ। उसने एक पल भी नहीं बर्बाद किया, जाकर सोफे पर बैठकर वह डीप ब्रीथिंग करने लगा। जैसे जैसे वह सांस ले रहा था, उसकी बॉडी एनर्जी को स्थापित करती गई। जैसे ही उसने अपनी पावर पर फोकस किया तो उसकी मन की नज़र में एक फॉर्मूला चलने लगा, जो इन्हीं हर्ब्स का था जो उसने आज खरीदी। 1 मिनट बाद आदित्य ने आंखें खोल दी। उसने महसूस किया अब दोपहर के 2 बज रहे हैं, तो सूर्य की धूप भी शिखर पर है, इसीलिए शायद उसकी बॉडी खुद ही धूप की पावर को फील करके अट्रैक्ट करना चाहती थी। आदित्य ने जल्दी से हर्ब्स उठाई और उनको सही मात्रा में एक बर्तन में डाला। इनको सही से पीसकर आदित्य ने अपनी पावर को जागृत किया जो अभी अभी उसे धूप से मिली थी। उसने बर्तन में पड़ी पिसी हुई हर्ब्स को देखा। उसकी आंखों की पुतलियों में भी यह बर्तन साफ दिख रहा था। धीरे धीरे उसकी आंख की पुतलियों में दिखा कि बर्तन में आग लगी हुई है। 1 मिनट बाद आग बुझ गई। यह पाउडर अब काला सा दिख रहा था। आदित्य ने पाउडर को पिंच किया। उसकी उंगली और अंगूठे के बीच पाउडर कठोर हो गया। अपने दूसरे हाथ पर उसने उंगली और अंगूठे को खोला। यह एक ब्लैक गोली दिख रही थी। आदित्य के चेहरे पर एक स्माइल खेल गई। ऐसे ही उसने पूरे पाउडर की गोलियां बनाई। अपनी धूप की पावर को बॉडी में परमानेंट करने के लिए उसने तुरंत 2 गोलियां निगल ली। उसको एकदम गर्मी का एहसास हुआ, फिर उसने महसूस किया उसकी बॉडी पहले से डबल स्ट्रांग हो गई है। बाकी की गोलियों में से 2 गोलियां रूबी के लिए रख ली और अपने बाकी के करीबियों जैसे कि अमन, विक्रम और आनंद के लिए भी एक एक गोली रख ली। वह अभी गोलियों को संभाल रहा था, तभी उसके एंट्रेंस पर दस्तक हुई। दरवाजा खोलने पर पता चला आनंद खड़ा है। मिस्टर कपूर, आनंद ने कहा। उसको देखकर आदित्य को कुछ आइडिया लग गया। क्या मिस्टर दत्ता मुझे चुनौती देना चाहता है? आदित्य ने पूछा। आनंद ने जल्दी से अपना सिर हिलाया और कहा, नहीं नहीं नहीं, उन्होंने इस मामले के बारे में गौर से सुना है और माफी मांगने के लिए स्पेशल डिनर अरेंज किया है। ओह, इससे आदित्य कुछ हैरान हुआ। अगर नीरेंद्र दत्ता इतना विनम्र था, उसकी बेटी इतनी बिगड़ाल कैसे हो सकती है? उन्होंने आपको इनविटेशन के साथ गिफ्ट भेजा है, 10 साल पुरानी हर्ब्स। आनंद कार से एक पैकेट लेकर आया और उसको आदित्य को दिखाते हुए बोला, यह देखिए। आदित्य ने गौर से देखा और खुशबू का एहसास किया। सचमुच 10 साल पुरानी है। इससे आदित्य को थोड़ी शर्मिंदगी महसूस हुई। यह नीरेंद्र तो बहुत विनम्र था। ओके, आई एम एक्सेप्टिंग गिफ्ट एंड इन्विटेशन। ऐसी विनम्रता के कारण आदित्य मना नहीं कर सका। आनंद ने कहा, आज रात 7 बजे मैं आपके साथ चलूंगा। ओके, आदित्य ने अपना सिर हिलाया। आनंद तुरंत चला गया। रूबी के विला में भले ही रूबी आदित्य के सामने एक टीनेजर की तरह बिहेव करने लग जाती थी, पर वह बाकी सब के लिए वही रूबी वालिया थी जो हमेशा से काम पर ध्यान देती थी। आदित्य को समय देने के बावजूद भी उसने सिटी में हो रही हर घटना पर नजर रखी हुई थी। अब वह अपने ऑफिस में बैठी हुई थी। उसने अपने हाथ में एक हीलिंग पिल पकड़ी, मुस्कुराते हुए कहा, यह गोली सान्याल परिवार को कुचलने के लिए अपने आप में बहुत है। सेक्रेटरी ने कहा, मिस, आप सान्याल परिवार को बहुत कम आंक रही है। ऐसा नहीं है कि मैं सान्याल परिवार को कम आंक रही हूं। रूबी ने अपना सिर हिलाया। वह आदित्य द्वारा पिछली बार दी गई गोली से बहुत हैरान थी। रूबी ने ऐसी चमत्कारी दवा कभी नहीं देखी थी। वैसे एक बार सभी गार्ड्स को भेजो और आदित्य की सुरक्षा की बारीकी से निगरानी करो, रूबी ने उस पल अचानक कहा। सेक्रेटरी चौंक गई और हैरान होकर बोली, क्या कोई आदित्य कपूर को नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहा है? रूबी ने हल्के से मुस्कुराते हुए कहा, एक परेशान हो चुका कुत्ता एक बार दीवार फांद सकता है। विराट पीछे हटने वाला नहीं है, वह दीवार फांद सकता है। आप लोगों को कहानी कैसी लग रही है? कमेंट्स जितना ज्यादा कर सकते हो उतना कर देना। तो चलो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अरिगातो।